हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अल्फा बैच। तो काफी सारे 11th के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक टॉपिक है जो बड़ा परेशान कर रहा है और वो रातों की नींद उड़ा के बैठा हुआ है। और सर इस टॉपिक का नाम है हमारा कोलिजन। तो सर ये कोलिजन नाम के टॉपिक में हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो भाई थोड़ी क्यों, पूरी मदद कर देते हैं, अच्छे से टॉपिक तुमको समझा देते हैं विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स। तो जरा ध्यान से प्यार से पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए कोलिजन नामक टॉपिक को समझने के लिए और इसको जड़ से समाप्त करने के लिए। अब बच्चों, जब भी कोई चीज एक दूसरे से भिड़ती है, अब एक साइकिल चल रही थी, ऑटो वाले से भिड़ गई है, आप चल रहे थे किसी रास्ते में किसी बड़े आदमी से भिड़ गए, या कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से जब भी भिड़ती है तो इसी भिड़ंत को हम लोग कोलिजन नाम दे देते हैं। अब जब भी कोलिजन होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो दो बॉडीज जो आपस में कोलाइड कर रही हैं, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में घुसे तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं। दे अप्लाई अ फोर्स ऑन ईच अदर। तभी तो कहोगे हाय मुझे लग गई, हाय गाड़ी वाले को लग गई, हाय साइकिल वाले को लग गई। तभी तो कहोगे कि एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा, तभी तो एक दूसरे को लगी है, तभी तो वो इंपैक्ट हुआ है। तो जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। अब एक कॉमन सा डाउट यहां पे क्रिएट होता है कि अगर आप किसी बड़े से भिड़े तो किसने किस पे ज्यादा फोर्स लगाई, या आप किसी घुटने बराबर छोटे से बच्चे से भिड़े तो किसने किस पे ज्यादा फोर्स लगाई। साइकिल वाला अगर ऑटो रिक्शा से भिड़ा या ऑटो वाला अगर साइकिल वाले से भिड़ा तो किसने किस पे फोर्स ज्यादा लगाई। एक गाय एक सांड से भिड़ गई तो ऐसे में किसने किससे ज्यादा फोर्स लगाई। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी बार बच्चे गलत आंसर देते हैं, कहते हैं सर ऑफ कोर्स सी बात है, अब साइकिल मैं चला रहा हूं, मैं ट्रेन से भिड़ गया तो ऑफ कोर्स सी बात है ट्रेन मुझ पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, मैं ही तो उड़ूंगा, ट्रेन थोड़ी ना उड़ जाएगी। तो ऑफ कोर्स सी बात है सर मेरे पे ज्यादा फोर्स लगी। या मैं किसी बड़े इंसान से भिड़ गया तो सर मेरे पे ज्यादा फोर्स लगेगी, वो थोड़ी ना कुछ फील करेगा। तो आप फीलिंग पे मत जाइए, आप फिजिक्स पे जाइए। हाँ फीलिंग ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर न्यूटन भाई साहब का, ओ भाई न्यूटन जी का नाम ले लिया, तो यहां पर न्यूटन भाई साहब का थर्ड लॉ फॉलो होता है। एंड व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि जब भी आप फोर्स लगाएंगे वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगी, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करेगी। तो जब भी कोई दो बॉडीज कोलाइड करे, हल्की भारी भारी हल्की डज नॉट मैटर, आपको हमेशा दोनों के बीच में एक फोर्स दिखाना पड़ता है, दोनों बॉडीज पे लगता हुआ, और इसी फोर्स को हमेशा न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करना पड़ता है और एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना पड़ता है। अब बच्चों ये जो फोर्स लगती है ये हमेशा एक पट्टी पे लगती है और इसी पट्टी से डिसाइड होता है कि कोलिजन का टाइप कैसा है। नहीं समझ में आया? आओ इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि इमेजिन कर सकते हैं कि कोई दो बॉडीज होंगी और वो दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं। तो जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करेंगी दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर। और जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये दो बॉडी कोलाइड करी, यहां पे भी दो बॉडी कोलाइड करी, इन्होंने एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट करी होगी इस तरीके से, राइट। तो एक फोर्स इधर लगा दी मैंने एफ प्यारी सी, और एक फोर्स इधर लगा दी मैंने एफ प्यारी सी। क्योंकि मुझे पता है न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर बनना चाहिए, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज होना चाहिए, वो सारी बातें मैंने यहां पे लगा दी हैं। तो एक फोर्स इन भैया ने लगी होगी इन भैया पे, और एक फोर्स इन भैया पे लगी होगी, और दोनों बराबर होंगी चाहे मास में कोई भी अंतर हो। एक मास m1 हो, एक मास m2 हो, m2 m1 से कितना भी बड़ा हो या छोटा हो डज नॉट मैटर, फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगी। अब बात कर रहे थे एक पट्टी की, तो जिस पट्टी पर, पट्टी मतलब लाइन, जिस लाइन पर ये फोर्स एक्ट करती है इसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट नाम देते हैं। सही बात है, सही बात है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। जिस लाइन पर या पट्टी पर ये फोर्स एक्ट करती है दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इंपैक्ट। और इसी लाइन से डिसाइड होगा कि कोलिजन का टाइप कैसा है सर? हाँ सर, है सर, हाँ बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कि आने वाली वेलोसिटी टकराने से पहले और जाने वाली वेलोसिटी टकराने के बाद इसी पट्टी पे लाई कर रही हैं। आई रिपीट, आने वाली वेलोसिटी टकराने से पहले और जाने वाली वेलोसिटी टकराने के बाद इसी पट्टी पे हैं। आप ट्रेन की पटरी पे चल रहे हैं और ट्रेन भी अपनी पटरी पे ही चलती है ऑफ कोर्स। तो आप दोनों जब टकराएंगे तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि सर हम एक पटरी पे टकराए और हमारी फोर्स भी उसी पट्टी पे रही।
तो आपकी अगर आने वाली वेलोसिटी और जाने वाली वेलोसिटी उसी पट्टी पे है जिस पट्टी पे फोर्स लग रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट पर है, तो ऐसे प्रकार की कोलिजन्स को हेड ऑन कोलिजन कहा जाता है। सर से सर टकरा गए, ऐसा टाइप का कोलिजन कहा जाता है। तो हेड ऑन कोलिजन, जिसको हम वन डायमेंशन कोलिजन भी कहेंगे क्योंकि एक ही पट्टी पे काम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये तभी होता है जब इनिशियल वेलोसिटीज जो होती हैं और बेटा जी फाइनल वेलोसिटीज जो होती हैं टकराने के बाद, इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज वो दोनों की दोनों हमारी LOI, हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल तो सुना होगा LOC, पर आज लाइन ऑफ इंपैक्ट सुन लो LOI पे होनी चाहिए। ऐसे प्रकार के कोलिजन्स को हेड ऑन कहते हैं। पर सर अगर आने वाली वेलोसिटी या जाने वाली वेलोसिटी में से एक भी वेलोसिटी अपने रास्ते से भटक गई तो, अगर वो अपनी लाइन से भटक गई तो अगर आपने बिलियर्ड्स का गेम खेला होगा या आपने क्रिकेट देखा होगा या आपने कभी भी देखा हो कि हम लोग कोई भी एक चीज को ऐसे मारे, कोने से थोड़ा एंगल बना के मारे जिससे वो कहीं और जाए और ये कहीं और जाए, तो ऐसे टाइप के कोलिजन में आप फील कर सकते हैं कि यहां एंगल्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहां लाइन ऑफ इंपैक्ट पे कोलिजन तो हो रहा है, फोर्स तो लग रही है, लेकिन आने वाली वेलोसिटी या उनमें से जाने वाली एक आध वेलोसिटी अपनी लाइन से भटक गई, और अगर वो अपनी लाइन से भटक जाती हैं तो ऐसे टाइप के कोलिजन्स को ऑब्लीक कोलिजन्स कहा जाता है या 2D कोलिजन्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक प्लेन पे सब कुछ होता हुआ दिखेगा। पूरा बिलियर्ड्स का गेम, पूरा पूल का गेम एक प्लेन पे चलता है। कैरम बोर्ड भी अगर आपने खेला हो तो कैरम बोर्ड भी एक प्लेन पे चलता है, अनलेस एंड अनटिल आप इतनी तेज मार दो कि कोई गोटी उड़ जाए। आपको इतनी धीमे धीमे खेलना है कि वो पूरा एक प्लेन पे ही रहे। तो ऐसे में जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, जब आप एंगल बना बना के मार रहे हैं, जब आप ये सोच के मारते हैं कि भाई देख लाइन ऑफ इंपैक्ट तो अलग जगह रहेगी, लेकिन आने वाली वेलोसिटीज या जाने वाली वेलोसिटी में से एक आध भी अगर भटक गई तो भी काम चल जाएगा, तो ऐसे टाइप के केस को हम लोग कह सकते हैं दिस इज एन ऑब्लीक कोलिजन। सो इफ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मैं और लगा रहा हूं एंड नहीं लगा रहा हूं, है ना, अभी अंग्रेजी में मत फंसना। सो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दोनों भटक जाए अच्छी बात है, पर इनमें से अगर एक भी भटकेगी, इफ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, एक आध भी फाइनल वेलोसिटी या एक आध भी इनिशियल वेलोसिटी आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अगर ये लाइन ऑफ इंपैक्ट पे नहीं है, तो ऐसे टाइप के कोलिजन्स को ऑब्लिक कोलिजन्स या 2D कोलिजन्स कहा जाता है। इसलिए दो कैटेगरी होती हैं कोलिजन्स की, तुम्हें जो पढ़नी पड़ती हैं, एक हेड ऑन पढ़ना पड़ता है और एक ऑब्लिक पढ़ना पड़ता है। अब बच्चों अगर वेटेज वाइज बात करें तो हेड ऑन और ऑब्लिक में वेटेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादातर हेड ऑन ही मिलता है वैसे तो, परंतु किसी भी साल ऑब्लिक भी मिल सकता है, तो मतलब अपने आप से ऑब्लिक का वेटेज भी बढ़ जाता है। तो हमको तो दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, एक बार हेड ऑन पे और एक बार ऑब्लिक पे, ठीक है। तो पहले हम हेड ऑन टारगेट करते हैं और हेड ऑन को जरा ढंग से पढ़ते हैं। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट तो तुम्हें समझ में आ गया, और अगर कोई तुमसे बोले बेटा कोलिजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो सबसे पहले उसको समझाना, देख जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज से भिड़ती है ना, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और ये जो फोर्स लगती है एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, और ये फोर्स एक पट्टी पे लगती है, और इसी पट्टी को सर ने बोला है लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब अगर आने वाली और जाने वाली वेलोसिटी इसी पट्टी पे है तो वो हेड ऑन है, पर अगर एक भी वेलोसिटी इस पट्टी से भटकी तो कह देना ये ऑब्लिक कोलिजन की कैटेगरी में चला जाता है। तो बेटा ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ आने वाली वेलोसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ जाने वाली वेलोसिटी पट्टी पे है या पट्टी पे नहीं है। पर कोलिजन को और भी प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो जल्दी से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख के आओ और फिर अपन यहां पर ये बात करते हैं। तो अगर इस स्टील की बॉल को इस लकड़ी के तख्ते पे छोड़े तो ये कितनी एनर्जी लेके वापस आएगी, ट्राई करें, थोड़ी बहुत। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ रिबाउंड है वो थोड़ी बहुत ही है, पर क्या ऐसा कोई केस लिया जा सकता है जिसमें स्पीड ऑफ रिबाउंड आई ना या सेपरेशन स्पीड बनी ना पाए? आइए ट्राई करते हैं। ये तो अंदर ही घुस गई, तो इसका मतलब हमारी टोटल एनर्जी का नुकसान हो गया, या हम कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। पर क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा हद तक वापस मिल जाए, या स्पीड ऑफ रिबाउंड या सेपरेशन हमारा स्पीड ऑफ अप्रोच के बराबर आ जाए? तो चलिए ट्राई करते हैं इन 3, 2, 1।
आइए कैटेगराइज करते हैं कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जब भी कोई ऐसा कोलिजन होगा जो कि ऐसे किसी सरफेस से हो रहा हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न वापस मिलता है, आपको अच्छा खासा बाउंसिंग मिलती है। परंतु कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको अच्छी बाउंसिंग नहीं मिलती, आपको अच्छी एनर्जी का रिटर्न्स नहीं मिलते, आपको आपकी जाने वाली स्पीड वापस नहीं मिलती। तो ऐसे में हम लोग कोलिजन को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि कहा, अगर आपको बढ़िया बाउंसिंग देखने को मिल रही है, अगर आपको फील आ रहा है कि जितनी एनर्जी आप लेके जा रहे हैं उतनी एनर्जी आप लेके वापस भी आ रहे हैं, जितनी स्पीड आप लेके जा रहे हैं उतनी स्पीड लेके वापस आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के कोलिजन को बच्चों नाम दिया जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक बड़ा जबरदस्त काम करेगा। क्या काम करेगा? ये बताएगा कि तुम्हारा एनर्जी का कोई नुकसान नहीं होगा। यहां पर देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी, हमारी एनर्जी का यहां पे कोई नुकसान नहीं होगा। और एक अच्छी बात करते हैं, थोड़ी फिजिक्स की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं जाने वाली स्पीड आने वाली स्पीड के बराबर होती है। सो स्पीड ऑफ क्या बोल सकते हैं, अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, है ना। तो सेपरेशन की स्पीड अप्रोच की स्पीड से मैच करेगी। तो जितने से आओगे उतने से जाओगे, है ना, जो आया है वो जाएगा, ऐसा है ना। तो जितने से आओगे उतने से जाओगे, ये आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन होती है। अब बच्चों अगर दूसरे केस की बात करें जो कि आपको वर्स्ट केस दिखता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हम लोग अपनी एनर्जी का पूरा तो मत बोलिएगा पर हाँ मैक्सिमम नुकसान कर देते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि आप पूरा नुकसान कर दें, आप कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम एनर्जी का नुकसान होता है। तो ऐसे प्रकार के केस को परफेक्टली प्लास्टिक, कुछ लोग परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं और कुछ लोग परफेक्टली इन इलास्टिक भी कहते हैं। सो परफेक्टली प्लास्टिक या इन इलास्टिक दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। सो परफेक्टली प्लास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें आप कह सकते हैं एनर्जी का मैक्सिमम नुकसान हो जाता है, मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी, एनर्जी का मैक्सिमम नुकसान होता है। और अगर स्पीड के टर्म्स में बात करें तो आप कह सकते हो सर जाएंगे लेकिन आएंगे नहीं, है ना। ऐसा किसी को बोल दो मैं चला जाऊंगा तो फिर लौट के नहीं आऊंगा, तो आप समझ जाओ फिजिक्स की लैंग्वेज में ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इसका मतलब आप जाओगे लेकिन लौट के नहीं आओगे, इसका मतलब आपका सेपरेशन जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगी, सेपरेशन स्पीड जो दोनों के बीच की होगी, जो भी दो चीजें कोलाइड कर रही हैं उनकी सेपरेशन स्पीड जीरो होगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आपको मैक्सिमम एनर्जी का नुकसान दिखेगा, यहां पे आपको जीरो लॉस इन एनर्जी दिखेगा, ठीक है। यहां पे आपको सेपरेशन नहीं दिखेगा, यहां पे आपको सेपरेशन उतना ही दिखेगा जितना का अप्रोच था। बहुत सुंदर। अब सर क्या सारे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं? नहीं। मैंने एक बीच में टेबल पे भी बॉल गिरा के दिखाई थी ना, ये टेबल पे जब बॉल गिरी थी जो जनरल केस कहलाता है, आप अगर अगल बगल की दुनिया को देखें तो वो जनरल केस पे काम करती है, ना वो ये केस होते हैं ना वो ये केस होते हैं, इसलिए यहाँ परफेक्ट वर्ड लिखा है ना। अब हम बोलते हैं ना परफेक्ट कुछ नहीं होता इस दुनिया में, तो इसका मतलब ये दोनों केस इमेजिनरी केसेस हैं। रियलिटी जो होती है वो इनके बीच में लाई करती है। तो हम लोग को इनके बीच में केस मिलेगा जिसका नाम ना परफेक्टली इलास्टिक होगा ना परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, उसका नाम प्यारा सा होगा प्लेन इन इलास्टिक। ऐसे कोई प्लेन लिखेगा नहीं, प्लेन डोसा नहीं होता, प्लेन का मतलब सिंपल है ना, प्लेन इन इलास्टिक कोलिजन अगर अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब ना वो परफेक्टली इलास्टिक है ना वो परफेक्टली प्लास्टिक है, वो एक बीच का केस है। उसमें ना एनर्जी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा ना उसमें एनर्जी का जीरो नुकसान होगा, उसमें स्पीड ऑफ सेपरेशन ना जीरो होगी ना स्पीड ऑफ सेपरेशन अप्रोच के बराबर होगी। ऐसे प्रकार के केस को जनरल केस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द जनरल केस। भाई सही बात है, एकदम क्लियर हो गया। तभी तुम्हारे दिमाग में थोड़े थोड़े तार बजने स्टार्ट हुए, अच्छा हाँ यार अब तो सर ने कोलिजन को दो दो भाग में डिवाइड करना सिखा दिया भाई साहब। एक तो आने वाली वेलोसिटी कैसी है, जाने वाली वेलोसिटी कैसी है, आई पट्टी पे गई पट्टी पे तो हेड ऑन, अगर एक आध भी भटक गई तो ऑब्लिक। और अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जीज तो एनर्जी के बेसिस पे हम कोलिजन को कुछ इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं अलग अलग टाइप को देख देख के। अब क्या हर बार तुम ऐसे ही करने वाले हो? क्या पेपर में भी तुम्हारे साथ ऐसे होने वाला है? क्या पेपर में जो भी इन्विजिलेटर होगा या जो भी वहाँ पे पेपर में ड्यूटी दे रहा होगा, जो भी इंस्पेक्शन पे होगा, क्या वो एक ट्रे लेके आएगा और ट्रे पे ऐसा सामान रखा होगा और आपको सामान को उचका उचका के देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा परफेक्टली इलास्टिक है परफेक्टली इनइलास्टिक है, और फिर आपको अपना ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा?
नहीं, ये सब प्रैक्टिकल इसलिए कराए जाते हैं कि आपको दिमाग में क्लैरिटी मिल जाए। ये सब इसलिए किया जाता है, ये सब प्रॉप्स मैं इसलिए यूज करता हूं कि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे ये सब बातें सब हवा में चल रही हैं। हम आपको इसलिए आपको रियलिटी दिखाते हैं, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये पेपर में ऐसे देखने को मिलेगा। आपको पेपर में अपने दिमाग के इस इमेजिनेशन को यूज करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पेपर में ऐसे उचका उचका के नहीं देखनी चीजें कि अरे देखो ये परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो पेपर में ऐसा कौन सा टर्म है जो हमारी मदद करेगा ये बताने में कि परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है? कोई तो टर्म होगा, कोई तो टर्म ऐसा होगा जो हमें ये बताएगा कि कोलिजन कैसे टाइप का हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस, आ गया वो टर्म का नाम। उस टर्म का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सुनने में ऐसा लगता है किसी की ट्यूशन में गया था, वहां जाके रेस्ट कर रहा है, गंदा जोक है। तो रेस्टिट्यूशन जोक में मार सकता हूं, है ना, बीच बीच में जोक मेरे को मारना अलाउड है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम प्यार से ई के नाम से कहते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बताएगा कि कोलिजन का टाइप कैसा हो रहा है। टाइप अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इसकी अलग वैल्यू आती है, टाइप अगर इनइलास्टिक है तो इसकी अलग वैल्यू आती है। लेकिन फिर से सवाल वही आता है कि रेस्टिट्यूशन को बनाया कैसे जाएगा। तो रेस्टिट्यूशन को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है। आप साइकिल लेके, आप सामने से एक साइकिल आ रही है, एक साइकिल लेके आप चलो, एक साइकिल सामने से आ रही है। अब आप देखो कि आप उसको कितनी तेजी से अप्रोच कर रहे हो, आप कितनी तेजी से उसकी तरफ जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड द अप्रोच स्पीड, है ना। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि मुझको वो कितनी तेजी से आता हुआ दिख रहा है, या वो भी बता सकता है उसको आप कितनी तेजी से आते हुए दिख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और फिर एक बार होगी भिड़न, धड़ाक, फिर धड़ाक के बाद दोनों गिर गए होंगे या थोड़े भिड़ के दूर भाग गए होंगे। तो ऐसे में भिड़ने के बाद अब आपको ये देखना है भिड़ते समय स्लो मोशन में कि आपको वो कितनी स्पीड से दूर जाता हुआ दिख रहा है। उसको भी यही देखना है कि आप उसको कितनी स्पीड से दूर जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोगों ने ये दो चीजें ऑब्जर्व कर ली, क्या ऑब्जर्व कर लिया, आए कितनी तेजी से और गए कितनी तेजी से, तो इन दोनों का अगर रेशो निकाल दिया जाए तो बन जाता है हमारा प्यारा सा, हमारा दुलारा, हमारा सुंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सबसे बेसिक सेंस या फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशो। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी टू द अप्रोच वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप इसका अभी से ही बात कर लें तो ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी है, तो डायमेंशनली तो ये खत्म हो चुका है, मतलब डायमेंशनलेस हो चुका है और यूनिटलेस भी हो चुका है। तो इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, इट्स जस्ट अ नंबर, है ना। डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, और ये एक नंबर होगा, मतलब इस नंबर से ही पता चल जाएगा आपको कि कोलिजन का टाइप कैसा हुआ। अब बहुत बच्चे इसके फॉर्मूले को रटते हैं, हाँ इसका एक फॉर्मूला आने वाला है। अब क्या होगा, वहां जाके आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा अरे नहीं मुझे फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला तो मेरे कोई काम का नहीं, पर एक्चुअली फॉर्मूला यही काम का है। इसको ही फील करके हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पर उसके लिए पहले फीलिंग अपनी स्ट्रांग करते हैं। होता क्या है कि हम सीधा फॉर्मूले की तरफ कूद जाएंगे, आपको लगेगा कोई नया फॉर्मूला आ गया, रट लेता हूं, फिजिक्स तो रटने की चीज़ है, नहीं फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं है। चलो तो इस फॉर्मूले को कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। आपको तो सेपरेशन और अप्रोच पे दिमाग रखना है, ठीक है। सो चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, है ना। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल कराऊंगा, आप खुद सोचना कि क्या आप इसमें ई को बना सकते हो, आप इसमें ई की वैल्यू बता सकते हो। तो पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक बॉल है, कितने मास की है क्या करना, ये बॉल आ रही है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये किससे टकराई, ये एक रेस्ट वाली बॉल से टकराई, और रेस्ट वाली बॉल से टकराने के बाद पश्चात ये क्या हुआ, ये जो ये वाली बॉल थी ये रेस्ट पर आ गई, और ये आफ्टर कोलिजन जो दूसरी बॉल से जिससे टकराई थी वो 1 मीटर पर सेकंड से चल पड़ी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा केस दिख रहा है आपको, ये बिफोर कोलिजन का केस है और ये आफ्टर कोलिजन का केस है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आंखों के नीचे मूछें बना दी उल्टी करके, सर आप गंदे जोक मार रहे हो अरे तो ये दोनों आते हुए भी दिख रहे हैं और ये दोनों जाते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमको सेपरेशन और अप्रोच दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ई की वैल्यू सेपरेशन और अप्रोच दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सर दिख तो रहा है, कैसे दिख रहा है जरा ध्यान से देखो, ये तो रेस्ट पर है तो केवल ये आ रहा था तो अप्रोच तो 2 का हुआ, और ये रेस्ट पर आ गया तो ये केवल जाता हुआ दिख रहा है, मतलब सेपरेशन 1 का हुआ। तो सेपरेशन अगर देखें तो 1 से हो रहा है, जा जा टाटा बाय बाय है, टाटा बाय बाय 1 से हो रहा है, और आजा जल्दी आजा आने वाला कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो ई की वैल्यू कितनी इजीली निकली आई, 1/2, बिल्कुल इजीली।
तो ये देखो कॉमन सेंस से आंसर निकाल रहा हूं मैं, अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, बस ये बता रहा हूं देखना सीखो कितने से आए और कितने से गए। बहुत सुंदर सर, ये तो आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं काम कर सकता हूं, दोनों को चला देता हूं। तो ये आ रहा है लेट से 1 मीटर पर सेकेंड से, या चलो इसको 2 लिख देता हूं, इसको 2 मीटर पर सेकेंड से लिख देता हूं, और इसको 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तभी तो अप्रोच बनेगा। पता चला उसको 3 लिख दिया, वो पीछे भगे जा रहा, भाई रुक जा मुझे तुझसे टकराना है। अरे भाई टकराने के लिए आगे की स्पीड कम होनी चाहिए, पीछे की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो 2 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड के पीछे पीछे भाग रहा है, आ भाई टकराते हैं। तो ये टकरा रहा है, और टकराने के बाद सुनने में आया कि ये रेस्ट पे आ गया, और ये भैया लेट से 0.75 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं जानबूझ के ऐसी कोई वैल्यूज नहीं दूंगा क्या परेशान हो, ठीक है। 0.75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भैया चले गए, ठीक है। तो ये आए 2 से, ये अपनी गाड़ी भिड़े 1 वाले में, और 1 वाला तो बेचारा 0.75 से आगे चलने लगा, और ये भैया जो 2 से आ रहे थे रेस्ट पे आ गए। अब बहुत बच्चे गलती करेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाना है लेकिन सही तरीके से करना। क्या है, आप आराम से सोचो अप्रोच कितने से हुआ, क्या अप्रोच 2 से हुआ, क्या अप्रोच 3 से हुआ? नहीं, ना अप्रोच 2 से हुआ है ना अप्रोच 3 से हुआ है। अगर आप ढंग से देखें और एक गाड़ी के ड्राइवर बन जाएं थोड़ी देर के लिए, रिलेटिव मोशन पे आ जाएं, अरे सर ये क्या बातें कर रहे हो, अरे रिलेटिव मोशन पे आ जाएं, अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके अगले को दे दें, अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके सामने वाले को दे दें। तो अगर अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके अगले को देंगे तो वो कितने से आता हुआ दिखेगा, वो 1 से जा रहा था, आपने अपनी वेलोसिटी जो कि आपकी 2 थी वो रिवर्स करके इसको दे दी, तो ऐसे में वो कितने से आता हुआ दिखेगा। अरे सर अगर हम अपनी वेलोसिटी 2 वाली वेलोसिटी रिवर्स करके इसको दे देंगे तो ये 2 और 1 में से 1 से आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये अप्रोच कितने से करता हुआ दिखेगा, 1 से। आपने अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके दी, आपको पास आता हुआ दिखने लगा। सो अप्रोच तो दिखने लग गया 1, पर क्या सेपरेशन देखना और आसान नहीं है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, तो ये तो रुक गया, तो आप इसमें अगर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ तो आपको ये रेस्ट भी दिख रहा है और वो जाता हुआ दिखेगा 0.75 से, तो सेपरेशन हो गया 0.75। तो देखो ई की वैल्यू हो गई 0.75/1, बिल्कुल सिंपल। तो आप इसको प्यार से 3/4 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि देयर इज नथिंग टू रटो, कुछ ऐसा रटने वाली चीज नहीं है। परंतु क्या होगा पेपर में इतना समय नहीं होगा कि रिलेटिव मोशन लगाएंगे, वहां जाके सोचेंगे अप्रोच कितने से हुआ, सेपरेशन। हाँ फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, फीलिंग से हमारे आंसर्स में पीछे पीछे बैकग्राउंड में फीलिंग चल रही होगी कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां जरूरत पड़ेगी एक डायरेक्ट फॉर्मूले की, क्योंकि अभी मैं एक एक चीज रोक लेता हूं, कभी कभी एक एक चीज चला देता हूं, पर वहां पे चारों चीजें अगर चल रही होंगी तो फिर सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम आपको एक प्यारा सा सुंदर सा दुलारा सा फॉर्मूला दे देते हैं। कैसे फॉर्मूला देते हैं, हम पहले ही बता देते हैं कि ये चल रहा था U1 से, ठीक है, ये चल रहा था U2 से, ये चल रहा है V1 से, फाइनल टकराने के बाद ये है V2 से। तो ये है बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले ये बिफोर कोलिजन है, और ये टकराने के बाद, भिड़ंत के बाद ये आफ्टर कोलिजन स्टेट है, ठीक है भाई। अब हमें E निकाल के दिखाना है बच्चों को। तो E कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। पहले हम ऊपर लिखेंगे सेपरेशन, नीचे लिखेंगे अप्रोच। अब सेपरेशन के लिए आप किसी एक पे खड़े हो जाएं और दूसरे को देखें, तो दूसरा कितने से जाता हुआ दिखेगा। सर दूसरा टाटा बाय बाय, हाँ टाटा बाय बाय, वो टाटा बाय बाय कितने से करता हुआ दिखेगा। सर मैं अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके उसको दे दूंगा, वेक्टर में अगर बात करूं तो वेक्टर में अगर उसको रिवर्स करके दे दोगे तो उस पर पहले से V1 वेक्टर है, और अपनी वेलोसिटी जो तुम पे V2 है वो अगर तुमने रिवर्स करके दे दी, सॉरी उस पे V2 है, तो अपनी वेलोसिटी V1 अगर तुमने उसको रिवर्स करके दे दी तो उसके पास हो जाएगा V2 तो था ही, और अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके दे दी तो V2, और अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके दे दी तो -V1, तो V2 - V1 ये उसका रिलेटिव मोशन का आंसर होगा। तो ऊपर आ जाएगा V2 - V1, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हाँ जी। अब जरा अप्रोच सोच लो। सर पर यहीं खड़े हो जाते हैं, फिर से जल्दी से खड़े हो जाओ यहीं पर ही। अब यहीं पे अगर खड़े हुए तो ध्यान से देखना, अब इस बार इसकी वेलोसिटी कितनी दिखती रहेगी, इसकी वेलोसिटी दिखेगी आती हुई, आता हुआ कितने से दिखेगा सर U2, और फिर से अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके दी तो -U1, तो U2 - U1 ये हो गया तुम्हारा अप्रोच वेलोसिटी। तो सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी ये तुम्हारे E का वैल्यू होता है, या E का तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट ये है कि आपको इस क्वेश्चन में, या इस बोल सकते हैं इक्वेशन में एक दिक्कत आई है। दिक्कत ये है कि E की जो वैल्यूज होती है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती।
अगर ई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब आप अगर इसको ढंग से सोचें तो अप्रोच करते समय कोई चीज आपको पास आती हुई दिखेगी तो सेपरेशन करते समय वो चीज आपको दूर जाती दिखेगी। तो ऐसे में अगर आप सही में प्लस माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप ऐसी वेलोसिटी अप्रोच करते हुए देखोगे तो ये माइनस में दिखेगी, तो सेपरेशन आपको प्लस में दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये आंसर अगर आप देखें तो सेपरेशन और अप्रोच अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं तो ये आंसर नेगेटिव आने लगेंगे। इसीलिए इसी के चलते हमने इस फॉर्मूले में अपनी तरफ से एक माइनस साइन ऐड कर दिया। ये माइनस साइन ऐड इसलिए किया गया है जिससे हमारे ई के आंसर्स नेगेटिव ना आए। सो नेगेटिव इज असाइंड, नेगेटिव को इसलिए असाइन किया है बिकॉज द रिजल्ट ऑफ ई शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव, इसलिए हम एक नेगेटिव प्यारा सा लगा देते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ई की इक्वेशन समझ में आई? हाँ सर। ई कैसे बनाना है समझ में आया? अरे सर याद हो गया, v2 माइनस वी वन अपॉन u2 माइनस u1 के आगे एक छोटा सा माइनस, ये हमारे ई का आंसर है। अब बच्चों जरा ध्यान से सोचते हैं कि हमने जो दो एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात करी थी, एक्सट्रीमिस्ट, हाँ परफेक्टली इलास्टिक, हाँ परफेक्टली इलास्टिक, एक्सट्रीमिस्ट, दो एक्सट्रीम केसेस के बारे में जो बात करी थी, इन दो एक्सट्रीम में क्या आप ई की वैल्यू को आप जज करवा सकते हैं या कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अब आपको इसमें पता है कि जितने से आऊंगा, कंप्लीट करो आगे की लाइन, उतने से जाऊंगा। सो जितने से आऊंगा उतने से जाऊंगा, जितने से सेपरेशन होगा उतने से अप्रोच होगा। तो ऐसे में ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म मैच कर जाएगा, और अगर ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म मैच कर गया तो आंसर -1। ना 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 ना, माइनस इसलिए लगा रखा है कि आंसर प्लस में आए। तो जितने से आऊंगा, अगर 3 से आऊंगा तो -3 से जाऊंगा, तो अपने आप से आप 3/-3 करोगे और अपना एक माइनस लगाओ तो आंसर प्लस हो जाएगा। तो ऐसे में जितने भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगे उनमें ई की वैल्यू 1 आती है, 1, परफेक्टली इलास्टिक, ई इक्वल टू 1, चमचमाता हुआ। और वैसे ही अगर आपने बोला सर मैं आया लेकिन जा नहीं पाया है, अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैं आया लेकिन जा नहीं पाया, मैं आऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। तो अगर मैं आऊंगा और जाऊंगा नहीं तो फिर ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं मेरा सेपरेशन 0 है, और सेपरेशन नहीं हुआ छोटू तो ऊपर का टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ऊपर का टर्म 0 हो गया तो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना जी, परफेक्टली इलास्टिक, या जिसको आप बोले थे प्लास्टिक। इस कंडीशन में आपके ई की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो जाएगी? 0। तो क्या अब आप ई की रेंज बता सकते हैं बुलबुल पांडे? यस सर। क्या होगी ई की रेंज? सर 0 से लेकर 1 के बीच में। तो ई की रेंज आ गई 0 से 1, ये जनरल केस में इसकी रेंज होती है। तो आपके पेपर में ये 0.5 भी हो सकता है, आपके पेपर में 3/4 या 0.75 भी हो सकता है, या 0.99 भी हो सकता है, या 0.01 भी हो सकता है, डिपेंडिंग क्वेश्चन कैसा है। इसमें ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है। तो आपको दो एक्सट्रीम केस समझ में आ गए, तो बाकी केस इनके बीच में लाई करते हैं। तो बच्चों एक प्रश्न उठता है, यहां पर बहुत छोटा सा प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा केस हो सकता है या सोचा जा सकता है जिसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए? है सोच पा रहे हो? नहीं? तो चलो एक केस देख के आओ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस हाइट से हम किसी चीज को छोड़े वो उचक के उस हाइट से भी ऊपर चली जाए, या हमारी दी गई एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लेके वो वापस आए? ट्राई करें इन 3, 2, 1। देखा आप लोगों ने? ऐसे टाइप के कोलिजन को सुपर इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। तो अब तुम लोग को ई वाली बात तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भैया अब एक हथियार तो तुम्हारे पास आ चुका है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आइए दूसरे हथियार को खरीद लेते हैं और फिर चलते हैं जंग पे, जहां पे क्वेश्चन को निपटाएंगे। पर उसके लिए ये दूसरे हथियार को जरा ध्यान से सावधानी से समझ लेते हैं। इस दूसरे हथियार को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां से आ गया? बताता हूं। अब जब भी कोलिजन होता है, मैंने आपको बताया कि फोर्सेस हमेशा दोनों पे लगती है, चाहे भारी हल्की पे लगाए, चाहे हल्की भारी पे लगाए, चाहे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी पे लगाए, चाहे बड़ी गाड़ी ट्रक किसी साइकिल पे लगाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा लगते रहते हैं। तो जब भी कोई दो बॉडी टकराती है वो लड़ाई आपसी होती है, और आपसी लड़ाई या जो आपसी
फाइट होती है उसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। और बेटा अगर ये फोर्सेस आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहे हैं, लड़ाई आपसी है, किसी ने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, किसी ने बाहर से कोई ताकतें नहीं लगाई, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि फोर्सेस इंटरनल है, मैटर इंटरनल है, इंटरनल ही सुलट जाएगा, हमारे गुड्डू भैया की लैंग्वेज है। सो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे में कहा जा सकता है ओनली इंटरनल फोर्सेस आर प्रेजेंट, केवल इंटरनल फोर्सेस हमारी प्रेजेंट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर देयर। कोई बाहर से अपने को धक्का वक्का नहीं दे रहा है। अभी दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, तो अगर वो दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं तो इन दोनों का इंटरनल मैटर है ना। हम लोग भारत देश में भी बहुत देखते हैं, हम जा रहे हैं, दो लोग तीन लोग लड़ रहे हैं, हम बस वहाँ बाहर खड़े हो जाते हैं, हम ये नहीं करेंगे कि उनके बीच का कोई है बीच बचाव करने आ गए, नहीं, हम देखते रहते हैं, अरे लड़ रहे हैं, कोई होगी आपसी बात है ना, कुछ हुआ होगा इनके बीच में कभी कुछ। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं मैटर इंटरनल है, आपस में रहने दो भाई, घर की मामला है, घर में ही रहने दो। तो ऐसे में इंटरनल फोर्सेस जो लगती है वो कभी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सिस्टम को देखें तो सिस्टम पे किसी बाहर से किसी ने प्रभाव नहीं डाला है, किसी बाहर की फोर्स ने अगर प्रभाव नहीं डाला है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स आएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बनाएगी। अब फोर्स आई तो थी लेकिन इंटरनल थी, एक्शन रिएक्शन पेयर बना लिया, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई, नेट फोर्स जीरो आई, तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में टाइम तो जीरो हो नहीं सकता, टाइम तो हमेशा बढ़ता है, टाइम तो हमेशा आगे चलता है। तो टाइम को अगर उधर फेंक के मारे जीरो की तरफ, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा जीरो आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये सिस्टम के लिए है ना, किसी अकेले के लिए नहीं है, किसी अकेले के लिए, किसी एक पे देखे तो एक पे तो फोर्स लग रही है, दूसरे पे भी एक पे देखे तो फोर्स लग रही है, लेकिन एज अ सिस्टम देखें तो मैटर इंटरनल है। तो अगर कोई एक एक का मोमेंटम बोलेगा कंजर्व्ड है, वो गलत है, पर कोई बोलेगा सिस्टम का मोमेंटम में चेंज जीरो है, वो सही है। तो गलत लैंग्वेज ना सीखें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो दो चीजें आपस में टकरा रही हैं उनमें से एक एक का मोमेंटम कंजर्व्ड है। मैंने बोला जो दो चीजें आपस में टकरा रही हैं उनका ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। सो दैट इज ट्रू फॉर द सिस्टम ओनली। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। सर इसकी इक्वेशन कैसी दिखती होगी? सर ई तो देखना आ गया, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, वो तो मुझे देखना आ गया। सर जल्दी से मुझे ये वाली इक्वेशन और दिखा दो, ये तो बहुत ही आसान है। अरे गुड्डू भैया जरा इनको बताओ क्या कितनी आसान इक्वेशन है वाली। देखो ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी u2 वेक्टर। अब पूरा वेक्टर इस्तेमाल करेंगे भाई साहब, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, हम वेक्टर से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखो यहाँ पे भी मैंने वेक्टर लगाया, देखो यहाँ भूल गया था, यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ, ये सारे वेक्टर्स लगेंगे। सो m1 u1 m2 u2 ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और टकराने के बाद m1 भगा v1 से और m2 भगा v2 से। मुझे क्या पता कैसे भगे, पर भगे ये मुझे पता है, तो जो भी जीरो होगा बाद में देख लेंगे। m1 u1 तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, इसका m1 u1, लेकिन अकेले का कंजर्व नहीं करना, मिला के करना है। सो m2 u2 ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा? m1 v1 प्लस m2 v2। अब बच्चों ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपका लागू रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी कोलिजन या ब्लास्टिंग, याद करो मेरा प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने ब्लास्टिंग करके दिखाई थी, सेंटर ऑफ मास में ब्लास्टिंग करके दिखाई थी, तब भी बताया था कि आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे छोटे छोटे कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं, जैसा मैंने बोला क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक अकेले के लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, एक अकेले के लिए नो मॉम कॉम, ठीक है, नो मॉम कॉम। तो भाई कोई मोमेंटम कंजर्व नहीं करेगा एक अकेले के लिए, एक अकेले के लिए कोई मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर तो फोर्स लग रही है। अगर एक अकेले को देखें तो उस पर तो किसी ने चांटा मारा है, उस पर तो फोर्स लगी है, ठीक है। पर हाँ दुकेले देखे, जो भी टकरा रहे हैं उन दोनों को मिला के देखे तो फिर मोमेंटम कंजर्व है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोगों को ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि मोमेंटम हम केवल इनिशियल और फाइनल लेवल पे कंजर्व कर सकते हैं, जबकि जो दो बॉडीज एक दूसरे पे जब टकरा रही होंगी, ये देखो ये मुझसे टकरा रहा है, तो जब ये बॉडी एक दूसरे से टकरा भी रही होंगी तब भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा होगा,
तब भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा होगा। तो जब ये टकरा रही होंगी तब भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। ऐसा थोड़ी ना तब फोर्स इम्बैलेंस हो गई, तब फोर्स अलग हो गई, नहीं, तब भी हाँ ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन फोर्स लग तो एक्शन रिएक्शन पेयर बना के रही है ना। तो जब वो टकरा रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन। एक हो गया बिफोर कोलिजन, एक हो गया आफ्टर कोलिजन, एक हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, पर ये ध्यान भी रखेंगे कि ड्यूरिंग कोलिजन भी, ड्यूरिंग कोलिजन भी मोमेंटम मॉम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व। ड्यूरिंग कोलिजन भी आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे अपने मन में कहानियां बना लेते हैं। टीचर ने तो कुछ नहीं बोला, टीचर तो बोला कि बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, आज समझ में आया आप लोगों को, थैंक यू सो मच, मजा आया, जाओ। अब बच्चा बाहर निकला, धूप पड़ी, छांव पड़ी, उसने अपने कॉन्सेप्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। क्या बोला कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व करना है, लेकिन सर ने परफेक्टली इन इलास्टिक में मना किया था। परफेक्ट मैंने कब बोला, मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। मैंने वहाँ पे एनर्जी की बात करी, स्पीड्स की बात करी, बट मैंने वहाँ मोमेंटम की बात तो नहीं करी ना। इसलिए ये सोच भी गलत है कि मोमेंटम किसी पर्टिकुलर टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहता है। तो अगर कोई आपसे, बच्चे पूछते हैं मेरे से आके, सर क्या मोमेंटम सारे टाइप के कोलिजन में कंजर्व रहता है, ऑल टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, सारे टाइप्स में कंजर्व रहेगा? 100%, 100% सच बात है, क्योंकि फोर्स जो लग रही है वो इंटरनल है, फोर्स जो लग रही है वो उस पर डिपेंडेंसी दिख रही है। यहाँ पर यहाँ एनर्जी नुकसान हो गई, आ गई, चली गई, उससे क्या ही करना, पर तुम्हारी फोर्स तो इंटरनल लगी ना। तो जो कॉन्सेप्ट है वो उसको ध्यान रखिए, क्यों लग रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन, फोर्स इंटरनल होने की वजह से। कब कब होंगी फोर्स इंटरनल, जो भी कोलिजन होगा उनमें, चाहे इलास्टिक चाहे इलास्टिक। सो इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। क्या कभी ये नहीं लगेगा, ऐसा कोई केस होगा? चलो एंड में बताऊंगा, अभी नहीं, एंड में बताऊंगा। तो एक आध कोलिजन का ऐसा केस बताऊंगा जिसमें आपको कंजर्वेशन से बचना भी पड़ेगा, परंतु अभी तो आप अपने दिमाग में ये पूरी पिक्चर अच्छे से बना लिया। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बहुत सुंदर तरीके से लिखने आने चाहिए। पीडीएफ वीडीएफ सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं देखा है तो भाई साहब वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। और नीट के बच्चों के लिए अब एक अलग से हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है ऑन अनअकैडमी नीट चैनल। तो अनअकैडमी नीट चैनल पे एक मंजिल 180 सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जिसके आई थिंक डे 23 24 तक हो चुके हैं, और उसमें भी सारे टॉपिक्स डे बाय डे कवर किए जा रहे हैं। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं या नीट में आप परफेक्टली बढ़ना चाहते हैं आगे, सो दैट इज़ द बेस्ट सीरीज। उसके साथ तो लाइव सेशंस भी ले जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन भी ले जा रहे हैं, क्लासेस ली जा रही हैं, शीट्स प्रोवाइड की जा रहे हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो भैया बहुत कुछ चल रहा है वहाँ। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है ना, तो भाई वहाँ पे जाके आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी अब आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने बता दिया। आगे बढ़े, यस सर। अब कहानी समझ गए, यस सर। कोलिजन सारे लगाने, सारे टाइप में लगा सकते हैं, यस सर। तो एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन चटकाते हैं। अभी दो हथियार हमारे पास तैयार हो चुके हैं, एक डिस्क्याऊं और डिस्क्याऊं है, या डुडुम, जो भी तैयार हो गया। तो दो हथियार जो हमारे तैयार हुए हैं, एक ई का और एक मोमेंटम कंजर्वेशन का, इन दो हथियारों को चलाना सीखते एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए क्वेश्चन पढ़िए, पेन कॉपी उठा लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट। तो एक 5 किलो की बॉडी एक 20 किलो की बॉडी से टकरा रही है जो कि रेस्ट पर है। तो बेटा ये रेस्ट पर है और ये आ रही है, कितने से आ रही है, आ रही 10 से आ रही है। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और ये इस वाली चीज से टकरा रही है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या दिया है, एट रेस्ट एंड कम्स टू रेस्ट। और सुनो, 5 आया, टकराया, और सुनने में आया कि फिर 5 वाले ने क्या किया, 5 वाले ने रेस्ट पकड़ लिया, 5 वाला रेस्ट पकड़ लिया। आपको बताना है सेकंड वाले की क्या वेलोसिटी होगी, सेकंड वाले की क्या वेलोसिटी होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। अब मुझे ढंग से सोच के बताइए, क्या इनमें कोलिजन के टाइप के बारे में कहीं डिस्कशन किया है क्या? नहीं किया। तो कहीं भी कोलिजन के टाइप के बारे में डिस्कशन नहीं है। तो हम ई की क्वेश्चन लगाने में तो हम पीछे हटना पड़ेगा। हम ई की क्वेश्चन तभी लगा पाते जब ये कोलिजन का टाइप बताते। तो क्या कोई दूसरा हथियार है? एक हथियार तो नहीं चल पाएगा, लेकिन क्या हमारे पास दूसरा हथियार है? यस सर, डिस्क्याऊं। दूसरा हथियार है मोमेंटम कंजर्वेशन। ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पूरे सिस्टम का, उससे इसका सीधा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रॉपर डायरेक्शन के साथ।
अब क्योंकि कहानी एक पट्टी पे चल रही है, पहले मैं हेड ऑन समझा रहा हूं, तो हेड ऑन में आपको कोलिजन में कोई ज्यादा खतरनाक काम नहीं करना, प्लस माइनस से काम चला के, वेक्टर्स के बिना प्लस माइनस से भी काम चल जाएगा। तो अगर आप आई कैप वाई कैप लिखना चाहते हैं लिख लो, मेरे से पढ़ना चाहते हो प्लस माइनस से काम चल जाएगा। सो 5 इंटू 10 प्लस का, 5 इंटू 10 प्लस का, आइए इधर देखते हैं, 0, ये तो शुरू में नहीं चल रहा था, रेस्ट पे था, इज इक्वल टू, अब ये रेस्ट पे आ गया 0, कितना आसान है, प्लस, अब जरा इसको देखो 20 इंटू वी है, 20 इंटू वी, देखो अब सर ये भी प्लस का होगा, देखो ये पता नहीं है इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दो, मैंने प्लस इसलिए लगा रखा, अगर वी नेगेटिव भी आएगा तो भी आंसर सही आएगा। तो आप वी जिसका नहीं पता होता उसको एज इट इज छोड़ दो, उसको प्लस माइनस मत बोलो, उसको बोलो वो तो वी है, देखा जाएगा जो आएगा, ठीक है। अब आओ 50 और ये किसके बराबर आ गया 20v, 0 ने 0 को मारा तो v कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना सस्ता सवाल है, हलवा सवाल, 2.5 मीटर पर सेकेंड आपके पहले सवाल का जवाब है। सर इसमें तो ई लगाया नहीं, कोई बात नहीं, शायद अगले क्वेश्चन में लगाना पड़े। आइए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को फिर से पेन कॉपी उठाइए और फटाफट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड करके अपने एंड से ट्राई करिए, जिससे पता चले कि कितनी क्वेश्चन आप बना पाते हैं और फिर मैं आपकी मदद कहां से कर सकता हूं। अब मूविंग ब्लॉक having mass m collides with another stationary block having a mass of 4m। तो एक मास m का है और एक मास 4m का है, ये रेस्ट पर है पहले से भैया जी, और ये आ रहे हैं इसके पास, ठीक है। द लाइटर कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, और कोलिजन के बाद ये भैया रेस्ट पे आ जाते हैं। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, और लाइटर ब्लॉक पहले आ रहे थे v से, है ना। देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी, अब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें ई के बारे में बताना है, और ये बताया गया कि ये टकराने के बाद छोटू उस्ताद ये रेस्ट पे आ गए, ये छोटू उस्ताद रेस्ट पे आ गए टकराने के बाद। तो 4m वाला किसी से चल रहा होगा, अभी नहीं पता है कितने से, पर 4m वाला किसी v2 वेलोसिटी से चल रहा होगा। ये जो एरो बना रहा हूं इसकी डायरेक्शन, ये एरो वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेक्टर दिखाने के लिए मैं v2 दिखा रहा हूं बस, ठीक है। अब मुझे v2 भी नहीं पता है, मुझे e भी नहीं पता है, मतलब मेरे पास दो अननोन है, तो मुझे दोनों हथियार डिस्क्याऊं करके चलाने पड़ेंगे। इस बात की आदत डालने, जितने अननोन उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं फिजिक्स में और मैथ्स में। इसका मतलब वी हैव 2 अननोन्स, हमें e भी निकालना है और हमें v2 भी निकालना है। तो पहले जब तक v2 नहीं निकलेगा तब तक e तो नहीं निकल सकता, तो पहले v2 पे फोकस करते हैं। आइए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं और जल्दी से v2 निकाल लेते हैं। तो m इंटू वी, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले लगा रहे हैं। सो m इंटू वी, ये प्लस का, फिर 0 ये रेस्ट पे था, फिर 0 ये रेस्ट पे आ गया, और फिर 4m इंटू वी2, ये तो आसान हो गया, 4m इंटू वी2, ठीक है। क्या आप यहां से v2 निकाल के बैठ गए? यस सर। तो v2 कितना आ गया छोटू लोग्स? ए बुलबुल पांडे, v2 कितना आया? v/4। सर यही आया ना v2? यस, और आंसर प्लस में ही आया। इसका मतलब ये इसी तरफ जा रहा होगा, इसी तरफ जा रहा होगा v/4 से 1/4 स्पीड से, यहां तक पहुंचे। सर लेकिन हमें तो e निकालना था ना, तो चलो e निकालते हैं। e कैसे बनता है? माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। वैसे तो मेरे बच्चे ना अप्रोच और सेपरेशन देख के इसका आंसर बता दे। जितने लोगों ने अभी शुरू से वीडियो देख रहे हैं ना, वो तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं। देखो अप्रोच कितने से हुआ था? v से, ये तो रेस्ट पे था। और सेपरेट कितने से हुआ? सर v/4 से, तो v/4 अपॉन v 0.25 आ गया आंसर। पर कोई बात नहीं, मैं आपको ये भी लगा के दिखा देता हूं। सो इक्वल्स टू माइनस, अब बताओ v2 कितना है? सर v2 तो सर हमें निकाल दिया हमने, v/4 है, तो ये प्लस में ही है। यस सर प्लस में है। और v1 कितना है? सर ये रेस्ट पे आ गए भैया जी, ये रेस्ट पे आ गए, ओके 0। अच्छा u2 कितना है दोस्त? सर u2 तो v से आ रहे थे, हैं? नहीं u2 बेटा इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 और 1 में गलती मत करिएगा, आंसर प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये v2 है, तो इसी की वेलोसिटी u2 कहलाएगी। u2 0 था, है ना, और u1 इसकी वेलोसिटी हो गई। तो आपको a b लिखना है, a b लिख लो। 1 2 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 तो यही 1, ये 2 तो वो 2, राइट। तो u1 इसकी वेलोसिटी हुई, ये हुई प्लस का v। तो नीचे माइनस फॉर्मूले का है, हमने नहीं लगाया है, तो माइनस माइनस कैंसिल, अपने आप से आंसर आ जाएगा 1/4, दैट विल बी 0.25। मैंने बोला डायरेक्ट भी कर सकता था कोई भी बच्चा, तो 0.25 इसका सही जवाब होना चाहिए। लग गई दोनों हथियार, काम आ रहे हैं? यस सर। तो चलो आगे बढ़ें और जेईई मेंस 2023 का एक सुंदर सा प्यारा सा सवाल करें।
वीडियो पॉज कर लेना दादा, फिर सवाल पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन रीडिंग टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। और आप क्या करते हो, क्वेश्चन रीड नहीं करते हो, आप फटाफट फटाफट देखते हो, सर ने कर दिया, सर ने कर दिया। भाई मेरा काम तो समझाने का है ना, तो मैं पेपर के हिसाब से थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को खुद से रीड करें, उसकी अंग्रेजी को कॉम्प्रीहेंड करें, फिर मेरी हिंदी सुने, फिर देखिए कहाँ गड़बड़ थी, कहाँ आपने उसको गलत समझा था। ठीक है। A body of mass 1 kg collides head-on elastically with stationary body of mass 3 kg। तो एक 1 किलो की बॉडी एक 3 किलो की बॉडी से टकराई है, और स्टेशनरी कौन थी, विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ 3 kg। ये पहले से रेस्ट पर है, और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इलास्टिकली, मतलब ई की वैल्यू 1 रखनी है। आफ्टर कोलिजन the smaller body reverses its direction of motion and moves with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद ये वाली जो बॉडी है ये वापस लौटने लगी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये जा रही थी कितने से वो बताया नहीं हमको, तो हमको u1 अभी अननोन है, लेकिन हमें v1 नोन हो गया। v1 हमें पता चल गया लौटेगा कितने से, है ना। द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी बताना है। देखो मैं कह रहा था u1 नहीं बता रहे वो लोग, तो u1 ही वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, और इसमें ये भी नहीं बताया है कि 3 किलो के साथ बाद में क्या हुआ, तो v2 भी हमें नहीं पता है। तो देखो u1 नहीं पता है, v2 नहीं पता, लेकिन अच्छी बात क्या है कि कोलिजन इलास्टिकली हो रहा है। तो इलास्टिकली, सर आपने बोला था परफेक्टली इलास्टिकली, अरे मैंने बोला था परफेक्टली, बिल्कुल सही बात है, मैंने परफेक्टली इलास्टिकली बोला था, लेकिन अगर वो इलास्टिकली वर्ड भी यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब वो E1 है। अनलेस एंड अनटिल वो इन इलास्टिक वर्ड यूज नहीं करते, आपको E को 1 लेना है। अगर उन्होंने इन इलास्टिक लिया है तो आपको E को 0 नहीं लेना है, तो आपको E को 0 से 1 के बीच में कुछ भी मानना पड़ेगा, या सोचना पड़ेगा, या निकालना पड़ेगा। पर उन्होंने बोला परफेक्टली इलास्टिकली, तो फिर E को 0 लेना पड़ेगा। तो अगर इलास्टिक वर्ड भी यूज कर रहे हैं तो E1 है, इन इलास्टिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो जनरल केस है, और परफेक्टली इनलास्टिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो E0 है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में मत फंसिएगा। पता चला फिजिक्स तो बहुत अच्छी पढ़ के गए थे, इंग्लिश में वीक रह गए हमारे बच्चे हैं, तो E यहां पर 1 लिया जाएगा। अब बच्चों क्या हमें एक E से इक्वेशन बन जाएगी और एक मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन बन जाएगी, हम दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, दोनों को प्यार तरीके से लगाना है। सबसे पहले E की इक्वेशन 1 इक्वल्स टू E इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो v2 तो अभी हमें पता नहीं है डायरेक्शन क्या है, तो हम माइनस तो अपना लगा देते हैं, और v2 की डायरेक्शन नहीं पता इसलिए कुछ नहीं रख रहे। इसकी डायरेक्शन पता है, ये उल्टा आ रहा है तो उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, बिल्कुल सही रख रहा हूं। अब प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, मेरे साथ इस बात का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। इधर आइए, ये कौन है, ये u2 है। u2 किस पे था, u2 रेस्ट पे है 0, और u1 भी नहीं पता, लेकिन प्लस में या माइनस में ये भी नहीं पता है। सर वैसे तो दिख रहा है मुझे प्लस में, पर आप तो u1 लिख के छोड़ दो, तो माइनस ऑफ u1, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल होगा, u1 1 के पास जाएगा, और v2 प्लस 2 इज इक्वल टू u1। ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आएगा। आपके पास भी आया तो अपने आप को थपथपा लीजिए, आपने एक इक्वेशन सही बनाई है। छोटे छोटे अपने आप को गिफ्ट देते रहिए, छोटे छोटे अपने आप को मोटिवेशन देते रहिए कि हाँ आपने पहली इक्वेशन सही बनाई। आइए मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाते हैं। सो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन के लिए 1 इंटू u1 प्लस, आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा, 3 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू, ये मैं COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूं, ठीक है, 0, ये कितना हो गया, 1 इंटू माइनस टू, ये लौट आया, और 3 इंटू v2 नहीं पता है। तो देखो v2 और u1 फिर से एक इक्वेशन तैयार हो गई। देखते हैं क्या इक्वेशन बनी। तो u1 और यहां पे -2 इधर को डाल दे, +2 इक्वल्स टू 3v2। क्या आपकी यही इक्वेशन बनी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है? नहीं सर, ऐसे भी नहीं समझा करो हमको, इतने तो हम कर लेते हैं। तो बेटा इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो v2 को क्या लिख सकते हैं, u1 - 2। तो मैं यहाँ पे v2 को लिख देता हूँ u1 - 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे u1 निकालना है। तो v2 को लिख देता हूँ u1 - 2, बिल्कुल सही। तो u1 + 2 इक्वल्स टू 3u1 - 6। अगर मैं एक तरफ करूं कहानी को तो ये u1 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2u1, और ये 6 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो बेटा u1 का आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब राइट की तरफ जा रहा था। तो 4 मीटर पर सेकेंड इसका सही जवाब होना चाहिए।
ए हे क्लियर। बुलबुल देखो, ये सब बातें तुमको अब तभी समझ में आएंगी जब तुम्हें दो चीजें एकदम तरीके से चलानी आती हो। इन दो हथियारों को चलाना जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। क्या? एक तो ई और एक कोफिशिएंट, एक लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इन दो पे अपने हाथ जमा लो। अगर बात क्लियर हुई है तो चलो फिर से वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है? मैं तो स्टार्ट हो जाऊंगा, वीडियो पॉज कर लो आप, ठीक है? चलो, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलो मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ सेकेंड बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूज टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन। तो आराम से पढ़ते हैं। बॉडी ऑफ मास 2 किलो मेक्स एन, देखो फिर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इलास्टिक कोलिजन, तो हमारे लिए ई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है? विद सेकेंड बॉडी एट रेस्ट, और सेकेंड जो बॉडी है वो हमारी रेस्ट पे रहेगी। तो ये वाली बॉडी पहले से रेस्ट पे थी, इससे हमारी 2 किलो वाली बॉडी आके टकराई, ठीक है? एंड कंटिन्यूज टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन बट विद 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो जितनी इंग्लिश समझ में आ रही है उतनी से यूज करते हैं। हमें पहले पता था ये u1 से जा रहा था, और फिर हमें पता चला ये उसी डायरेक्शन में चलता रहा अपनी स्पीड के 1/4 से। तो इसका मतलब ये u1/4 से उसी डायरेक्शन में चलता रहा। तो ये जो v1 लिखने वाले थे हम, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2, वो हमारा u1/4 होगा। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। अब देखो, इसमें सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, उसको v2 लिख के छोड़ देते हैं। ये u1 की भी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है। हमें मास निकालना है अपनी दूसरी वाली बॉडी का, और हमें e के बारे में पता है, e1 है। आराम से प्यार से पहले e की इक्वेशन बनाएंगे, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा 100% इसका आंसर आएगा। 2019 के पेपर का क्वेश्चन है, आराम से। तो ध्यान से पहले e बनाते हैं। ई की वैल्यू हमें पता है 1 है। चलो, ई इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो v2 हमें नहीं पता, हम एक माइनस पहले फॉर्मूले का लगा देते हैं। v2 माइनस v1 हमें पता है u1/4, ठीक है? इसकी डायरेक्शन तो प्लस में ही है, तो प्लस में ही रहने देते हैं, u1/4, ठीक है? अपॉन u2 जीरो था माइनस u1, ये भी प्लस में ही है, तो u1। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये माइनस ने माइनस को मारा है, इसको अच्छी जगह लिखूं, यहां पे लिख दूं 1 इक्वल्स टू, हाँ, तो माइनस ने अगर माइनस को मारा, जीरो हटाओ, माइनस ने माइनस को मारा, तो u1 इधर आया। आंसर बोलो, u1 प्लस ये प्लस 1/4 u1 इधर आ जाएगा, तो u1 प्लस u1/4। तो ये एक इक्वेशन बन गई, v2 इक्वल्स टू 5/4 u1। सही बन गई, एक इक्वेशन बन गई सबके बच्चों, सबकी इक्वेशन एक बन गई। चलो, अब दूसरी इक्वेशन आप लोगों को बनानी है मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए तैयार? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलो, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए 2 इंटू u1 प्लस, आगे बढ़ते हैं, m इंटू 0, बहुत सुंदर मजेदार, इक्वल्स टू, आइए आगे देखते हैं, 2 इंटू u1/4, बहुत सुंदर, 2 इंटू u1/4, और सुनो एक और था mv2, बहुत सुंदर, mv2। अब भूलना मत कि मकसद क्या था जीवन का। सर मकसद तो जेई निकालना है। अरे नहीं, वो नहीं, मकसद क्या था जीवन का कि v2 को क्या, मास को निकालना है, तो v2 को क्या रख सकते हैं, मास को निकालने के लिए v2 को रख सकते हैं 5/4 u1। तो पता चला v2 v1 निकालने बैठ गए। अरे भाई, मास निकालना है तो v2 हटाओ जल्दी से इस इक्वेशन से, तो 2u1 इज इक्वल टू 2u2/4। इसको मैं लिख देता हूं 2u1/4, इसको मैं लिख देता हूं u1/2, प्लस मास निकालना है, और ये कितना हो गया 5/4 u1। क्योंकि हर जगह u1 दिख रहा है तो मैं u1 को कैंसिल कर सकता हूं। अब देखो कितना प्यारा आंसर आ रहा है, 1/2 को इधर कुदाया, तो 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 विल बी 3/2 इक्वल्स टू m इंटू 5/4। 2 दूनी 4, 2 तिया 6/5, मास आएगा 1.2 kg। इजी, कैलकुलेशन भी आसान है। तो 1.2 kg विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर समझ में आ गया। तो सर दो इक्वेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बातें मेरे को क्लियर हो गई हैं। बाकी शीट वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां से शीट वगैरह निकाल लेना, ठीक है? पीडीएफ तो मिल जाएगी, शीट प्रैक्टिस की भी मिल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं, पर क्या इस कॉन्सेप्ट को केवल बताऊं? नहीं, पहले दिखाता हूं और फिर बताता हूं। तो
तो जरा जल्दी से ये वाला सेटअप देखो। तो क्या होगा अगर सेम मास के दो ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिकली टकराएं। यहां मेरे पास दो लकड़ी के ब्लॉक हैं जिनमें से मैं एक को रेस्ट पे रखूंगा और दूसरे को इससे टकराऊंगा। आप सबको ये देखना है कि इनका फाइनल वेलोसिटी कैसा दिखेगा। रेडी? इन 3, 2, 1। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ब्लॉक रेस्ट पे था वो आगे चला गया और जो ब्लॉक इससे आके टकराया वो रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब इनके बीच में वेलोसिटी का एक्सचेंज देखने को मिला और यही परफेक्टली इलास्टिक सेम मास की कहानी होती है। इनमें हमेशा वेलोसिटी का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब भी दो आइडेंटिकल मास, एकदम बराबर के मास, एकदम इक्वल मास एक दूसरे से परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में एक ड्रग डील होगी, उनके बीच में एक वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा और ये वेलोसिटी के एक्सचेंज को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन चटकाने के लिए। तो वो आपने मूवीज में देखा होगा ना कि वो कहता है ला पहले पैसा दे फिर ड्रग्स ले, या किसी ने किडनैपिंग कर ली तो बोलता है पहले पैसा दे फिर मैं किडनैपिंग को छोड़ूंगा, बच्ची को छोड़ूंगा। बिल्कुल वैसी का वैसी कि तू एक हाथ से पैसा ले, एक हाथ से बच्ची को छोड़। तो बिल्कुल एक समान बिल्कुल फीलिंग आनी चाहिए कि हमारी एक वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी दूसरे पे चली जाती है और दूसरे की वेलोसिटी हमारे पहले पे वापस आ जाती है। ऐसे प्रकार के केस को हम लोग डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। पर ऐसा होता क्यों है? वाई दिस हैपन्स? ऐसा हुआ क्यों? उसके पीछे की मैं थोड़ी फिजिक्स यूजिंग थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको समझा सकता हूं। तो चलो, ये एक समान की वेलोसिटी, एक समान की वस्तु जब इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन दिखाएंगी तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ये बात का प्रूफ क्या है? तो प्रूफ के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस दो आइडेंटिकल मासेस लेने हैं और पहले से इनकी वेलोसिटी लिख देनी है, एक की u1 और एक की u2। ठीक है, अब हमें यह प्रूफ करना है कि इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज आएंगी वो एक दूसरे की रिवर्स आएंगी, मतलब u2 v1 के पास आ जाएगा और u1 v2 के पास आ जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है। अभी हम v1 v2 लिख लेते हैं, अभी हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। चलो ध्यान से देखना, आपके पास तो दो हथियार है ना, अरे भूल तो नहीं गए, दो हथियार है ना, वो दो हथियार चलाने। पहला हथियार इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू 1 रखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो हम लोग पहला इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस ऑफ v2 माइनस v1 माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, ये इक्वेशन तो बिल्कुल जिंदाबाद है। अब इसमें अगर मैं इसको क्रॉस मार दूं, क्योंकि मुझे अभी एक की भी वैल्यूज नहीं पता है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मार दूं तो क्रॉस मार के कैसा दिखेगा ये? तो यहां पे लिख देता हूं v1 माइनस v2, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं u2 माइनस u1। ठीक है भाई, तो ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई बाय यूजिंग द ई। अगली इक्वेशन तैयार करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन। सो m1u1, देखना सुंदरता, देखना सुंदरता, देखना m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। सो m1v1 प्लस m2v2। अब देखो सुंदरता मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि सबका मास सेम है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये इक्वेशन बन जाएगी कि v1 प्लस v2 को जोड़ोगे तो u1 प्लस u2 के बराबर आएगा। और पहली इक्वेशन क्या थी? v1 और v2 को माइनस करोगे तो u2 माइनस u1 के बराबर आएगा। अरे तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रख के सॉल्व कर ही देते हैं। हाँ कर ही देते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, v1 माइनस v2 और यहां क्या आएगा u2 माइनस u1। अब मैं करूंगा इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए मैं अगर इनको ऐड कर दूं तो मेरा v2 कैंसिल हो जाएगा और मेरा v1 हो जाएगा 2v1। अब देखते हैं यहां क्या u1 आया, देखते हैं भाई। तो जब कैंसिल हुआ तो u1 कट गया और आ गया 2u2। अब 2 ने 2 को काटा और v1 किसके बराबर आ गया? u2 के बराबर आ गया। इसका मैंने बोला था मतलब क्या था कि u2 की वेलोसिटी किसको मिल गई? v2 को मिल गई। तो हाँ सॉरी, v1 को मिल गई। u2 की वेलोसिटी किसको मिल गई? v1 को मिल गई। जो इसकी वेलोसिटी थी वो उसकी फाइनल बन गई, जो इसकी इनिशियल थी 2 वाले की वो 1 वाले की फाइनल वेलोसिटी बन गई। एंड सिमिलरली अगर आप दूसरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो v2 होगा वो u1 के बराबर आ जाएगा। तो इसके पास किसकी वेलोसिटी मिल गई? इसके पास पहले वाले की वेलोसिटी आ गई। तो ये जो वेलोसिटी की ड्रग डीलिंग हुई है, ये जो वेलोसिटी का एक्सचेंज हुआ है, ये आपको आज के बाद डायरेक्ट ध्यान रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ऐसा केस देखने को मिलता है। अब बच्चों इस पे क्या कोई डायरेक्ट सवाल बनाए जा सकते हैं? क्या इस पे कोई कहानी बनाई जा सकती है? तो देखो भाई, सवाल तो आए हैं और आंसर आपको बताना है। तो 2016 के पेपर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें,
प्लस माइनस का ध्यान रखें और फिर इसका आंसर करें। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.3 मीटर पर सेकेंड। तो एक दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड और एक दिया है -0.3 मीटर पर सेकेंड। ये इनके पास है, ए और बी के पास। तो ये एक ए है और एक बी है। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, नहीं नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब है कि पहले ए फिर बी। ठीक है, कोलाइड इलास्टिकली, आइडेंटिकल है, इलास्टिकली कोलाइड किया इन वन डायमेंशन, 1D कोलिजन चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन विल बी। अब देखो बी एंड ए, पहले बी की वेलोसिटी बताओ फिर ए की वेलोसिटी बताओ। गलती मत करना, गलती मत करना, ऐसा नहीं बस उल्टा लिख दिया, नहीं उल्टा नहीं लिखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा, हाँ पहले 0.5 लिखा था, फिर -0.3 हमने -0.3 पहले लिख दिया और 0.5 बाद में बना। ऐसे मत करना, आराम से देखो बी एंड ए, पहले बी की बताओ फिर ए की बताओ। अब बी के पास ए की वेलोसिटी आ जाएगी और ए के पास बी की वेलोसिटी आ जाएगी, ड्रग डील हो गई। तो बी के पास आ जाएगा 0.5 और ए के पास आ जाएगा माइनस का 0.3। तो बी पहले बताना है, मतलब 0.5 पहले बताना है और माइनस का 0.3 बाद में बताना है। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। गलत तो नहीं किया आप लोगों ने, नहीं किया, चलो बहुत सुंदर। अब इस बात का इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन और चटकाते हैं। सो अ सॉलिड स्फीयर इज मूविंग and it makes an elastic collision with another stationary sphere of half of its own radius. सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। A solid sphere is moving and it makes an elastic collision with another stationary sphere of half of its own radius. After collision, it comes to rest and the ratio of densities of the material of second sphere and the first sphere is. तो आपको बताया गया कि आफ्टर कोलिजन पहला वाला रेस्ट पे आ गया। अब इलास्टिक कोलिजन हुआ है, पहले वाला रेस्ट पे आ गया, तो उसका मतलब दूसरा वाला उसकी वेलोसिटी लेके चला गया होगा। तो हुआ क्या, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक सॉलिड स्फीयर आया है, तो सॉलिड स्फीयर का नाम रख देते हैं ए, जिसका रेडियस है लेट से आर। ठीक है, ये किससे टकराया, ये दूसरे वाले से टकराया जिसका रेडियस है r/2, उसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, वो रेस्ट पे था, ये अब भाई साहब आ रहे थे, तो ये भाई साहब आ रहे थे कुछ वेलोसिटी लेके लेट से u, और ये आके उससे टकराए और सुनने में आया कि अब ये रेस्ट पे आ गए, वो टाटा बाय बाय हो गया है, इनकी वेलोसिटी लेके वो चला गया। तो ऐसे में ए जो है इट कम्स टू रेस्ट, ये बता दिया है, और बी को क्या बताया गया कि बी चला गया और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो मतलब बी तो उनकी वेलोसिटी लेके गया होगा। और ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है ना। देखो ई के बारे में सोचो आराम से। बहुत बच्चे कहते हैं सर इसमें ये कैसे पता चला आपको कि वो उसकी वेलोसिटी एक्सचेंज करके चला जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा है सर, सेम मास कहाँ लिखा है, नहीं लिखा ना, वही तो समझा रहा हूं कि E1 कैसे गैस करना है। आप आराम से अप्रोच देखो, अप्रोच कितने से हुआ, अप्रोच हुआ U से, तो सेपरेशन भी U से होना चाहिए क्योंकि इलास्टिक लिखा है ना। अब आप आ रहे थे, एक रेस्ट पे था, तो जब आप जाओगे, आ रहे थे एक रेस्ट पे था, तो जब आप जाओगे तो वो जा रहा है, आप रेस्ट पे आ गए, तो उसको यू से ही जाना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। तभी सेपरेशन और अप्रोच बराबर हो पाएंगे, तभी ई की वैल्यू 1 हो पाएगी, और जब ई की वैल्यू 1 हो पाएगी तभी आप कह पाओगे कि ये तो वेलोसिटी एक्सचेंज का केस हो गया, इसलिए इनका मास सेम होना चाहिए। तो मास ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ बी, ये मैं क्लेम कर रहा हूं, आई एम क्लेमिंग दिस आफ्टर ऑल दिस डेटा। ये डेटा को समझ के पहले मैंने गैस किया कि ये यू होना चाहिए जाने में। कैसे गैस किया, ई को देख के कि अप्रोच और सेपरेशन बराबर होने के लिए जाना इसको यू से पड़ेगा, और जैसे ही मुझे पता चला कि ये यू से गया मतलब ये इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज करके गया, और वेलोसिटी एक्सचेंज करके गया इसका मतलब ये मास दोनों के बराबर होने चाहिए। अब जब मास बराबर होने चाहिए तो क्वेश्चन कह रहा है आपको इन स्फीयर्स के डेंसिटीज का रेशियो बताना है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड स्फीयर की डेंसिटी एंड फर्स्ट स्फीयर की डेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो आपको ρ2/ρ1 निकालना है। अब ρ2 का ऐसे बना होगा, मास इंटू वॉल्यूम से, राइट। तो मास ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2, और वॉल्यूम ऑफ 2 मैंने सुना है कि उसका रेडियस तो आधा है, तो उसका r/2 का क्यूब आएगा, बिल्कुल सही। और मास ऑफ 1 इंटू रेडियस ऑफ 1 पूरा है 4/3 πr3। अब ध्यान से देखिएगा, मास सेम मैंने क्लेम कर दिया था, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब मास सेम हो। 4/3 कैंसिल हुआ, r से अंदर ही अंदर कट गया, 1/2 का क्यूब आ जाएगा 1/8। 1/8 हमारा रेशो होना चाहिए, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ सेकेंड, द रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सेकेंड स्फीयर
एंड द फर्स्ट स्फीयर। तो इन्होंने तो नीचे 1/8 करके कुछ नहीं दिया, तो अपन 8 मान लेते हैं, पर हाँ ρ2/ρ1 अगर निकालें तो दैट विल बी 1/8। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका डेंसिटी का रेशियो आ गया। मैंने आपके मास को कैसे यूज किया जरा ध्यान से देख लेना। तो ये क्वेश्चन भी परफेक्टली इलास्टिक में सेम एक्सचेंज वाला केस है, और इसके पहले वाला भी एक्सचेंज वाला केस है। ये एक्सचेंज वाले केस तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गए। अब चलो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, हम जब भी ऐसे टाइप का कोलिजन करते हैं जिसमें एक बॉडी रेस्ट पे रहती है और एक बॉडी चलती हुई आती है और तड़ाक सीनस को टकराती है, और फिर ये रेस्ट पे आ जाती है और ये चली जाती है, और परफेक्टली इलास्टिक है और सेम मास है। दोबारा बोलूं, परफेक्टली इलास्टिक है और सेम मास है। ये पहले से रेस्ट पे थी और ये आई तड़ाक सीना टकराई और इसकी सारी वेलोसिटी इसको मिल गई और ये चली गई, टाटा बाय बाय। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां पर एनर्जी का 100% ट्रांसफर हुआ? यस और नो? तो ध्यान से, 100% एनर्जी का ट्रांसफर तब होता है जब आइडेंटिकल मासेस इलास्टिकली टकराते हैं विद द टारगेट रेस्ट मास। अगर एक टारगेट पे रेस्ट बैठा हुआ, टारगेट मास रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो टारगेट पे अगर एक हमारा मास है जो कि रेस्ट पर है और एक आके टकराता है सेम मास का परफेक्टली इलास्टिकली इक्वल टू 1, तो ऐसे में क्या करेगा वो आएगा अपने पूरी वेलोसिटी उसको दे देगा। लेकिन हम अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में सोचें तो ऐसे में एनर्जी का 100% ट्रांसफर होता है, 100% ट्रांसफर। ठीक है भाई, सो 100% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जब भी कोलिजन होते हैं परफेक्टली इलास्टिक में आइडेंटिकल केसेस, तो उसमें 100% एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर एकदम? अब क्या इस बात को कुछ फायदे में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको कन्वर्ट करना आता हो तो देखो, आपको एनर्जी कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। चलो, द बॉब मास m of simple pendulum of length L is held horizontal and then released। एक बॉब लिया और इस बॉब को यहां से छोड़ा, हॉरिजॉन्टल से छोड़ा, इसका मास m है, ठीक है, और ये जिस रस्सी से बंधा है उसका लेंथ l है। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। और ये आया और टड़ाक सीना को डब्बे से टकराया, वो डब्बा सेम मास का है, सेम मास का है, और वो एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा है, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। कोलिजन हुआ परफेक्टली इलास्टिकली, इसने आके इसको मारा ठपाक सीना, तो क्वेश्चन पूछ रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब ध्यान से सोचो आराम से कि ये मास वो मास सेम सेम, कोलिजन का टाइप परफेक्टली इलास्टिक, वो पहले से रेस्ट पे है, ये आके जब टकराएगा तो क्या आप कह नहीं सकते कि अब ये रेस्ट पे आ जाएगा और वो चला जाएगा? और अगर ये रेस्ट पे आ गया और वो चला गया तो यू कैन डायरेक्टली से कि सारी एनर्जी लेके भाग गया। तो कौन सी एनर्जी थी तुम्हारे पास? सर मेरे पास ना पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, उसी को मैं काइनेटिक में कन्वर्ट किया, और जब मैंने उसी को काइनेटिक में कन्वर्ट किया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी वो लेके भाग गया। तो सारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, h की जगह आएगा l, यही आपकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी थोड़ी देर बाद, यह आपकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी थोड़ी देर बाद, और यही काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधा आंसर हो जाएगा mgl। क्या आपको ये एनर्जी ट्रांसफर वाली बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ गई सर। तो ये क्लैरिटी अब आपको मैंने दे दी है कि परफेक्टली इलास्टिक में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आंसर्स आते हैं। सर क्या केवल परफेक्टली इलास्टिक पेपर में आता है? एक भी क्वेश्चन परफेक्टली इन इलास्टिक का या जनरल केस का नहीं आता? तो जनरल केस तो मैंने शुरू में करा दिया था जिसमें ई की वैल्यू 0.25 आ रही थी, लेकिन आपकी एक बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच है आपकी कि परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं आता क्या? तो चले एक काम करते हैं, एक आध पहले परफेक्टली इन इलास्टिक का एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं कि ऐसे में होता क्या है। अगर सेपरेशन नहीं हो पाता तो फिर डायग्राम कैसा दिखता होगा, दिखता कैसा है ऐसा केस। तो पहले वो केस देख के आओ। तो क्या होगा अगर हम दो ब्लॉक्स को इस तरीके से टकराएं कि वो कभी सेपरेट ना हो पाए? इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं जिसमें से एक रेस्ट पे रहेगा और एक इससे टकराने वाला है, और उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से इनका मोशन कैसा दिखेगा वो सब लोगों को देखना है। चलिए रेडी, इन 3, 2, 1। तो
तो जैसा कि आप लोग ने देखा कि दोनों ब्लॉक्स टकरा के चिपक गए और एक कॉमन वेलोसिटी से आगे चलने लगे। आइए समझते हैं इस कॉमन वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है या प्लास्टिक कोलिजन होता है तो ऐसे केस में सेपरेशन नहीं हो पाता। पास तो आ जाते हैं लेकिन दूर नहीं जा पाते। तो दूर नहीं जा पाते, इस वजह से आप ये मत बोलिएगा कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब ये बोलना सीखिए कि फाइनल वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। तो यहां से हमारा ना एक काम बच जाता है और इनफैक्ट क्वेश्चन भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि फाइनल अब दो दो वेलोसिटी नहीं होंगी, फाइनल वो चिपक गए हैं तो एक कॉमन वेलोसिटी होनी चाहिए जिसको हम लिख देंगे v कॉमन। ठीक है, और अब इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग लिख लेते हैं। सो मास था हमारे पास m1, एक का मास था हमारे पास m2, एक की वेलोसिटी थी हमारे पास u1, इसको भी वेक्टर में लिख देता हूं, और एक की वेलोसिटी थी हमारी u2 वेक्टर में थी। ठीक है, तो ये हमारा u1 वेक्टर और u2 वेक्टर इनिशियल वेलोसिटीज हो गई। लेकिन ये बात क्लियर होगी कि फाइनल जो भी वेलोसिटी होगी वो कॉमन होगी, वो चिपक जाएंगे। अगर 1D कोलिजन हो रहा है सो दे विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी। अब बच्चों मास ऐड हो गया होगा, मास हो चुका होगा m1 प्लस m2, तो क्या हम किसी भी तरीके से ये कॉमन वेलोसिटी को निकाल सकते हैं? सर ई लगा दो। अरे ई मत लगाओ, ई तो यूज हो गया ना, तभी तो पता चला ये कॉमन वेलोसिटी आ रही है। तो ई तो यूज हो चुका है। अब कोई बच्चा क्या करेगा, वो ई लगाएगा, कहेगा सर ई की इक्वेशन लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानते सर, मैं तो ई लगाऊंगा। अब ई तुम लगाओगे नालायक, तो ई का फॉर्मूला बनेगा माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, यही बनेगा, है ना। अब तुम ई को जीरो रखोगे क्योंकि तुम्हें पता चल गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो जैसे ही तुम ई को जीरो रखोगे ये वाला टर्म इधर आके जीरो हो जाएगा, माइनस भी इधर आके जीरो हो जाएगा। अपने आप से यही निकल के आ जाएगा v2 इक्वल टू v1। क्या निकल के आ जाएगा? v2 इक्वल टू v1। तो ये तो तुमने वही प्रूफ कर दिया कि दोनों की बाद की वेलोसिटी सेम होगी। तो तुमने बता तो दिया, चिपक गए, कॉमन वेलोसिटी आ गई। तो ई की इक्वेशन अब इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है, मेक्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो फिर अब बात क्या करें? तो बात बचती है, अरे अरे भूलो मत, एक हथियार बाकी है, डिश क्या हूं, वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है किसी भी टाइप के कोलिजन में, और उससे हम ये कॉमन वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू मिलके m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी vc। क्या यहां से vc निकले आएगा? यस सर। कितना आ जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे कॉमन वेलोसिटी का आंसर है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि ये तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का भी आंसर है, और ये बात बिल्कुल सच है कि जो वेलोसिटी शुरू में आप सेंटर ऑफ मास की लिखेंगे वही वेलोसिटी बाद में आनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी का आंसर भी है। क्लियर एकदम। अब इसमें क्वेश्चन या तो यही आ जाए कि भैया कॉमन वेलोसिटी बताओ, तो हम लोग इस बार के पेपर में 4 नंबर का ये लड्डू तो खा ही लेंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। वो कहते हैं बेटा ए बुलबुल, ये एक बात बताओ, क्या इसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रही या नहीं रही? तो आपको बोले नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रही, एनर्जी का तो नुकसान हुआ है, 100% नुकसान हुआ है। नहीं 100% तो नहीं, पर हाँ मैक्सिमम नुकसान हुआ है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कितनी एनर्जी का नुकसान हुआ, लॉस इन एनर्जी पूछ सकते हैं। अब बच्चों लॉस कैसे निकालना है जरा ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, पर चाहें तो इस तरीके को भी ध्यान रख सकते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट द लॉस इन एनर्जी। तो लॉस के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखिएगा आंसर बड़ा सुंदर आएगा। एंड में जो आंसर आएगा वो बहुत सुंदर आएगा। सो लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करेंगे। इनिशियल एनर्जी क्या थी? हाफ m1u1 स्क्वायर। अब वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। सो हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ, दोनों मिलके चलने लगे m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर। कॉमन वेलोसिटी कितनी आई? m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यही आई कॉमन वेलोसिटी। यस सर। तो अब मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या अपन इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये सुंदर दिखेगी? देखते हैं भाई। तो एक m1 प्लस m2 अगर ये मारा तो आप याद रखिएगा नीचे भी स्क्वायर होगा, है ना। मैं इसका अगर होल स्क्वायर हटाऊं और ऊपर के स्क्वायर को नीचे के स्क्वायर से अलग कर दूं
तो कैसा दिखेगा, ऊपर तो स्क्वायर दिखेगा और यहाँ दिखेगा m1 प्लस m2 और यहाँ एक कट जाएगा, ये वाला एक स्क्वायर हट जाएगा, तो नीचे बचेगा केवल m1 प्लस m2। ठीक है, अब बताइए पूरी इक्वेशन में क्या हाफ कॉमन दिख रहा है? यस सर। और क्या m1 प्लस m2 इन दो टर्म को फेंक के मार सकते हैं? मार सकते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर से m1 m2 इसको फेंक के मारा तो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, और इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 सॉरी m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर है ना, प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ बीच में भी प्लस ले रखा है, प्लस ये मान के ले रखा है कि अभी मेरी जो दोनों वेलोसिटी हैं वो सारी सेम डायरेक्शन में आ रही है। अगर अपोजिट होगा तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, अभी इस कैलकुलेशन को देखिएगा। अब क्या मेरे पास कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे एक माइनस आया था ना, हाँ यहाँ पे एक माइनस था बीच में ना, देखो बड़े बड़े टर्म्स लिखने में गलती हो रही है, तो यहाँ पर एक माइनस था प्यारा सा। ठीक है भाई, तो ये पूरा टर्म माइनस का आएगा। अब जब ये माइनस, ओए होए आई एम सो सॉरी, ये तो प्लस रहेगा, यहाँ से माइनस आएगा। ठीक है भाई, आई एम सॉरी, है ना, तो ये यहाँ से माइनस आएगा। सही है भाई, अब वहाँ से वो पूरा टर्म माइनस है। देखो इसमें से कोई ये वाले टर्म कट सकते हैं क्या? बिल्कुल कट सकता है। m1 u1 स्क्वायर ये m1 u1 स्क्वायर से कट जाएगा, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर और m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर ये भी कट जाएंगे। जब ये माइनस अंदर जाएगा इन सबको मार देगा। अब बताओ क्या बचा? अब तुम्हारे पास बचा होगा हाफ, ध्यान से देखना, m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर। तो m1 m2 कॉमन दिख रहा है, अंदर दिख रहा है मुझे u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और जरा वहां देखे वहां क्या बचता है, अरे वहां तो बच रहा है -2m1 m2 u1 u2, ऐसा दिख रहा है मुझको वहां तो, राइट। अब उसमें से भी m1 m2 कॉमन निकाल सकता था मैं, तो हाफ है ना, और एक टर्म भूल तो नहीं गए, पूरे का एलसीएम m1 प्लस m2 चल रहा है। ठीक है, तो नीचे एक पूरे का एलसीएम m1 प्लस m2 चल रहा है, भूलना नहीं। ठीक है, अब इधर देखो, इधर आपके पास m1 m2 आ गया और इधर m1 m2 फिर से कॉमन मिल गया, तो m1 m2 और नीचे m1 प्लस m2 यहां तक पहुंचे। अब देखना यहां देखो मजा आएगा, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 यही आएगा, है ना। अब ये देखो क्या है, हाफ, ये क्या है, ये है रिड्यूस्ड मास। पहले भी सुना होगा मेरे मुंह से, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास। और ये क्या है, ये तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है, तो ये तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है। और आज के बाद किसी भी आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस इन एनर्जी निकालना है तो आप इसको याद रख सकते हैं, हाफ रिड्यूस्ड मास इनटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आपको केस मिल रहा है जिसमें दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, तो सेम डायरेक्शन के लिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। पर मान लीजिए उन्होंने बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो और भयंकर एनर्जी का नुकसान होगा, तो लॉस का आंसर और बड़ा आने लगेगा। तो ऐसे में याद रखिएगा ये वाला जो टर्म है ये प्लस की जगह माइनस आने लगेगा, यहाँ पे एक माइनस आएगा, यहाँ एक माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, और ये u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर बनेगा। सो इन अपोजिट डायरेक्शन के लिए तो सेम के लिए तो सेम आंसर रहेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको क्या अंतर चेंज करना पड़ेगा, आपको हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहां पे u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर। ये सेम डायरेक्शन का और अपोजिट डायरेक्शन का अलग अलग आंसर है। तो सेम डायरेक्शन के लिए ये वाला आंसर और अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये वाला आंसर। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, मैं तो क्या करूंगा, अगर मेरे सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो मैं क्या कर दूंगा, बीच में माइनस लगा दूंगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो एनर्जी लॉस बड़ा होगा तो इसलिए बीच में प्लस लगा दूंगा। तो अगर आप ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कॉमन वेलोसिटी निकालें, वहां जाके खुद एनर्जी को सॉल्व करें। तो पहला कॉमन वेलोसिटी और दूसरा लॉस, और लॉस में मैंने आपको दो आंसर बता दिए, सेम डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो लॉस में अगर सेम डायरेक्शन है तो मैंने आपको अलग आंसर बताया, और अपोजिट डायरेक्शन है तो मैंने आपको अलग आंसर बताया। सेम डायरेक्शन का आंसर हाफ रिड्यूस्ड मास, अब मैं सीधा म्यू लिखा करूंगा m1 m2 अपन m1 प्लस m2, और यहां पे u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में कम एनर्जी का नुकसान होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में ओ हो
अपोजिट में तो ज्यादा नुकसान होगा, तो u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर। क्लियर एकदम। तो ये तुम्हारे लॉस का आंसर है। अब कभी कभी वो लोग परसेंटेज लॉस भी पूछ लेंगे, तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जो भी तुमने लॉस निकाला है उसको इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100, ये तुम्हारा परसेंटेज लॉस निकालने का तरीका है। तो देखो तुम्हारे पूरे बोर्ड पे ऐसे खतरनाक खतरनाक आंसर लिखे हुए हैं जो तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये सारे आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से घूर लो, बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लो। मैंने सबके प्रूफ भी बता दिए, लेकिन अगर आप एक पिक्चर रिमाइंड करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो ये पिक्चर है जो आपको परफेक्टली इलास्टिक में बहुत मदद करेगी। अब आओ, मेरी बातों पे नहीं जाओ, अब क्वेश्चनों पे जाओ। क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पढ़िएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। तो v वेलोसिटी से आ रहा था, एक स्टेशनरी से टकराया, स्टेशनरी पार्टिकल से टकराया, m मास का पार्टिकल आ रहा था, 2m मास के स्टेशनरी पार्टिकल से टकराया, और ये ऑलरेडी v से आ रहा था। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, चिपक गए। तो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर होके कितना मास बना लिए होंगे 3m, एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विद द वेलोसिटी, और बताना है कितनी कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे। हमें पता है मोमेंटम कंजर्वेशन, हमें पता है सेंटर ऑफ मास का जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, पर हम आराम से मोमेंटम लगाते हैं। m इंटू वी प्लस 0, इसका कोई मोमेंटम नहीं था शुरू में, इक्वल्स टू 3m इंटू वी। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो हथियार चला रहा हूं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और ई यहां लगाया है, तभी हमने बोला कॉमन वेलोसिटी। सही है, तो हमें केवल मोमेंटम कंजर्वेशन से वीसी निकल जाएगा, और वीसी विल बी v/3। 2023 के पेपर में इतना आसान क्वेश्चन भी देखने को मिला था, v/3। क्लियर। अच्छा सर, क्या एनर्जी पे कोई क्वेश्चन है क्या? ये देखो, आओ क्वेश्चन पढ़ो, एनर्जी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्यार से पढ़िएगा, आराम से करिएगा। अ मास ऑफ 20 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी मास ऑफ 5 kg। तो 20 किलो का एक स्टेशनरी मास से टकराया जो कि 5 किलो का था, ये आ रहा था भैया 10 की स्पीड से। अब क्या दिया गया आगे क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन द टू मासेस, फिर से लिखा है स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर मतलब सेपरेट नहीं हो पाए परफेक्टली इन इलास्टिक। द किनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट मास विल बी। अब कंपोजिट पूछा है, लॉस नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, लॉस नहीं पूछा है, कंपोजिट एनर्जी क्या होगी। तो पहली बात तो ये मिलके कितना मास बना लेंगे, मिलके हो जाएंगे ये 20 और 5 25 किलो, तो मिलके हो जाएंगे 25 किलो, और वेलोसिटी हो जाएगी vc। पहले vc निकाल लेते हैं जल्दी से। तो 20 इंटू 10, 5 इंटू 0 मोमेंटम कंजर्वेशन, 20 इंटू 10, 5 इंटू 0 इक्वल टू 25 इंटू vc। क्या यहां से vc आ गया आपके पास 200/25? यस सर। तो क्या आपका vc 8 मीटर पर सेकेंड आया? यस सर। तो इतना तो आप लोग खुद कर लोगे, 8 मीटर पर सेकेंड इसका आ रहा है कॉमन वेलोसिटी। अब क्या करना है, अब आपको केवल ये बताना है जो फाइनल सिस्टम है उसकी कितनी एनर्जी है, कंपोजिट एनर्जी बतानी है। सो कंपोजिट मास कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ, दोनों का मास 25 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। बिल्कुल सही बात है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 32। और अगर आपको ये कैलकुलेट करना है बहुत प्यारी तरीके से, आप 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 4 को अगर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 4 अपने आप से हो जाएगा 128, है ना। तो 32 इंटू, या 32 को मत करिएगा, ऊपर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को डिवाइड कर दीजिए, और 4 से इस 32 को मार के प्यारा सा लिख दीजिए 8। तो 4 25 से मल्टीप्लाई और आसान हो जाएगा, 100 इंटू 8 800। तो 800 जूल आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर इसी में मैं आपसे बोलूं आई वांट टू कैलकुलेट द लॉस, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूं मुझे लॉस निकालना है, तो लॉस कैसे निकालते हैं आप मेरा फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। लॉस का फॉर्मूला था हाफ रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस मास कितना लिखना पड़ेगा, तो रिड्यूस मास 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5। तो 20 इंटू 5 दैट इज 100 अपॉन 20 प्लस 5, 20 इंटू 5 100, 20 प्लस 5 25, ये हो गया मेरा रिड्यूस मास। और ध्यान रखते हैं कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब एक तो रेस्ट पे था तो उसका तो स्क्वायर लेना नहीं पड़ेगा, एक ही का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि आ एक ही रहा था तो 10 का स्क्वायर। तो आपको केवल यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये आपका लॉस का आंसर आएगा। तो लॉस का आंसर अगर आप निकालें तो दैट विल बी हाफ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 100
आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 200 जूल आपका लॉस का नुकसान है। अब क्वेश्चन इसके बाद आता है परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे रे, लॉस अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो लॉस कितना आया? 200। इनिशियल कितना था हमारे पास? ध्यान रखेंगे इनिशियल हमें 800 नहीं लिखना, 800 फाइनल था। इनिशियल अगर देखें तो केवल इसके पास था हाफ 20 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो इनिशियल आपके पास था 1000 जूल हम पे इनिशियल एनर्जी थी। तो देखो सब सेट हो गया, 1000 जूल इनिशियल थी, 800 फाइनल रही, 200 का नुकसान हुआ। देखो सब चीजें मैच हो रही हैं यहां पर, है ना। तो 200 हो गया लॉस, 1000 था तुम पे इनिशियल इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज। तो ये बन गया 5, ये बन गया 20। आंसर विल बी 20% लॉस इन एनर्जी। 100% नुकसान बोलना गलत होता है, मैक्सिमम बोल सकते हैं, पर 100% नुकसान मत बोलिएगा। वो कब होगा? जब वो एक दूसरी बॉडी हमारी ग्राउंड जैसी होगी, तभी हमारा रिबाउंड बंद हो जाता है और हम बोल देते हैं 100% नुकसान। 100% नुकसान अभी नहीं आ रहा, पर हाँ मैक्सिमम नुकसान है ये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? मजा आया क्वेश्चन में? एनर्जी समझ में आई, एनर्जी से लॉस निकालना समझ में आया, और परसेंटेज समझ में आया। बहुत सुंदर। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, वीडियो को पॉज करिए। मैंने पिछले क्वेश्चन में जो आपको लॉस का तरीका बताया था, उस लॉस के तरीके को भी लगाया जा सकता है, बेसिक मेथड भी लगाया जा सकता है। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से इस क्वेश्चन को चटकाना है। ये क्वेश्चन काफी बार लैंग्वेज आती है एम्बेडेड, उस पे आधारित क्वेश्चन है। लॉस तो है ही, एम्बेडेड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी तो एक तरीके से परफेक्टली इनलास्टिक हुए। कोई भी चीज किसी में एम्बेड हो जाए, किसी चीज में घुस जाए, तो ऐसे में आप बोलोगे सर ये तो चिपक गए। तो चिपक गए मतलब इसमें भी कैसा कोलिजन हुआ है? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 50 ग्राम की बुलेट है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, गेट्स पढ़ ले एम्बेडेड इनटू अ 950 ग्राम स्टेशनरी बॉडी। तो एक बॉडी है 950 ग्राम्स की जो कि स्टेशनरी है, उसमें एक 50 ग्राम की बुलेट आके ठुस गई, घुस गई। आगे, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको लॉस बताना है और नीचे सारे ऑप्शन परसेंटेज में, तो बेसिकली आपको परसेंटेज लॉस निकालना है। ठीक है, अब आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, आप चाहो तो बेसिक्स लगाओ, जो आपको ठीक लगे उससे काम करो। ठीक है, तो अगर आपको पहले निकालनी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही निकाल देते हैं। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ 50 ग्राम, 50 ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी के लिए, इंटू वी का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। तो हाफ 50 ग्राम और ये बना 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 5/2 जूल्स। ये आपकी शुरू की एनर्जी है, इसको लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल एनर्जी कैसे निकालें? तो ये जब इसमें ठुस जाएगा तो दे विल स्टार्ट मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी। और वो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? मोमेंटम कंजर्वेशन से। सो m1u1 50 ग्राम इंटू u1। ठीक है, u1 कितना था? 10। ये रेस्ट पे था पहले से और चले बाद में दोनों, तो अपॉन m1 प्लस m2, 950 प्लस 50 1000। अब मैं कन्वर्जन ऊपर भी करूं, कन्वर्जन नीचे भी करूं, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपको पता है ऊपर और नीचे कन्वर्जन सेम चलने होंगे, तो ऐसी कंडीशन में मुझे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सीधा आंसर 1/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तुम 1000 से डिवाइड करोगे मास को तो भी यही होगा। तो 1/2 मीटर पर सेकेंड ये आ गई फाइनल कॉमन वेलोसिटी। अब अगर फाइनल कॉमन वेलोसिटी मिल गई तो फाइनल एनर्जी भी मिल जाएगी। तो फाइनल एनर्जी मिल जाएगी हाफ, अब कन्वर्जन कर दिया मैंने 1 किलो, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलो होता है, तो 1000 ग्राम हो चुका है। डब्बा प्लस बुलेट है, डब्बे में बुलेट आके ठस गई, तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो इंटू वी का स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ये आ गई मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 का स्क्वायर, 1/4 1/2 1/8 जूल। 1/8 जूल ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझे निकालना है लॉस। तो लॉस बनता है फाइनल माइनस इनिशियल से। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए कितना बनता है, तो 1/8 माइनस, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, बड़ा माइनस छोटा। तो लॉस भी बोल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख रहे हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा। लॉस बोल दिया, इसका मतलब ही होता है कि इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है। तो 5/2 माइनस 1/8, नीचे आ जाएगा मेरे पास 8, 2 4 जा तो ये आ जाएगा 20, 8 1 जा तो ये हो जाएगा 19/8 जूल। ये तेरा लॉस है। देखो मैं कोई फॉर्मूले नहीं लगाया इस बार, मैं सीधा सीधा आपके तरीके से ही कर रहा हूं जैसे करा जाता है। अब परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या किया जाएगा? सर 19/8 ही हो गया फाइनल, अपॉन इनिशियल, इनिशियल हो गया सर 5/2, अपॉन इनिशियल 5/2 इंटू 100। सर ये हो गया फॉर्मूला, बढ़िया है। चलो 2, ये कितनी बार हो गया? 4 जा 8, ठीक है, 4 5 जा 20,
तो 4 5 जा 20, और जब इसको मारेंगे तो 20 100 को जब मारेगा तो बनेगा 5। तो वो आप अपने हिसाब से देख लो, मैंने सब कैलकुलेशन कर दिए हैं। ये यहाँ पे बचेगा एक 5, राइट। तो 5 इंटू 19 विल बी 95%। 95% तेरी एनर्जी का नुकसान हो जाएगा, मतलब 95% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। अब किस फॉर्म में लॉस्ट? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां से एक थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इससे अगर फलाना % लॉस होके ये सब हीट में कन्वर्ट हुआ तो बताओ बुलेट और डब्बे का टेम्परेचर कितना हो गया होगा। तो आपको इसमें फिर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स लगा के इसका टेम्परेचर भी निकालने का मौका मिल सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो बच्चों पहले तो आप कोलिजन में कंफर्टेबल हो जाओ, आपको ये समझ में आ जाए अच्छा ठीक है इस तरीके से कोलिजन करने, इस तरीके से हमारे इन इलास्टिक कोलिजन्स के आंसर आएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि मैं कोलिजन में ही पढ़ा देता हूं। वैसे तो वो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको कोलिजन में क्यों पढ़ाता हूं भी आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी एनटीए के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना बच्चों से एक ऐसा सवाल पूछे कि बच्चा समझ नहीं पाए कि वो टॉपिक कौन सा है, और ऐसे सवाल होते हैं स्प्रिंग के सवाल। तो वो लोग करेंगे क्या, वो लोग आपको बोलेंगे एक स्प्रिंग सिस्टम है, एक स्प्रिंग लगी हुई है एक डब्बे पे, एक दूसरा डब्बा दौड़ता हुआ आया और उसने आके स्प्रिंग को दबाया। अब जैसे ही वो आके स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग इसको रोकेगी और इससे बोलेगी भागो बच्चों भागो। क्या बोलेगी इसको? भागो बच्चों भागो, जंगल में आग लगी, भागो बच्चों भागो। तो ये जब आया तो इसने स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग ने इसको बोला बेटा भाग, क्योंकि स्प्रिंग के एक्स फोर्स दोनों पे लगाएगी। तो उसको तो रोकेगी कि वे मत दबा स्प्रिंग को, और इधर से बोलेगी तू भाग बेटा भाग। आपने देखी हिंदी मूवीज में क्या होता है, मैं इसको रोक रहा हूं तू भाग जा, वैसी कुछ होगा। तो ये इसको रोकेगा, स्प्रिंग इसको रोकेगा और इसको भगाएगा। लेकिन वो क्योंकि स्पीड में ज्यादा है तो वो अभी भी स्प्रिंग को और दबाएगा, फिर स्प्रिंग इसको और भगाएगा, फिर वो स्प्रिंग को और दबाएगा, फिर स्प्रिंग इसको और भगाएगा। ऐसे करते 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 एक स्टेट आएगी कि स्प्रिंग ऐसे दबाते 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 दबाते, अपने मूवीज देखी होंगी ना सुपरमैन, उन्होंने ऐसे स्टेट पे आ जाते एकदम दबाते 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 दबाते, एक दे कम टू अ पॉइंट जिस पॉइंट पे आपकी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा वो सुपर हीरो फिर क्या करता है, वो चीज जो भी भारी सी होती है उसको उठा के फेंक देता है, कहता है लो तुम्हें लग रहा था मैं दब जाऊंगा है, लेकिन मैं दबा नहीं, मैंने उन चीजों को फेंक दिया। पर एक पॉइंट आया था मैक्सिमम दबाव का, वो मैक्सिमम दबाव के पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अब ये मैक्सिमम दबाव कब आता है इस बात को समझ लेते हैं। तो पहले इस बात को समझा देता हूं, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत आसान है। इधर देख, ये डब्बा, ये एक और डब्बा, और ये लगी हुई है स्प्रिंग। ठीक है, ये लगी हुई है स्प्रिंग। अभी इसने स्प्रिंग को छुआ भी नहीं है, ठीक है, अभी कोई छुई मुई नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं टच किया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या हुआ, ये आया दौड़ता हुआ और इसने स्प्रिंग को दबाया। तो थोड़ी देर बाद का डायग्राम कैसा दिखेगा कि स्प्रिंग आपको थोड़ी दबी हुई दिखेगी, ये डब्बा आपको थोड़ा राइट में सरका हुआ दिखेगा, और ये डब्बा अब आपको स्प्रिंग दबाता हुआ महसूस होगा। इसकी वेलोसिटी अभी भी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो अभी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी अभी कम है ना। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है ना, और इसकी वेलोसिटी तो पहले से आ रही थी, तो ये थोड़ी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो मतलब अभी ये और स्प्रिंग को दबाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्प्रिंग दबाएगा। तो अगर इसने स्प्रिंग को और दबाया तो ये डब्बा और राइट में सरकेगा, ये और राइट में सरकेगा, ये स्प्रिंग को और दबाएगा, ये इसके और करीब आ जाएगा, और अब एक पॉइंट आएगा जिसमें स्प्रिंग खूब दब चुकी होगी, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन का पॉइंट है। अब आप ऐसे में कह सकते हैं कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर हो गई होगी जस्ट, या आप ऐसा कह सकते हैं रिलेटिवली ये रेस्ट पे आ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि अगर अभी भी आप इसको तेज रखोगे तो ये स्प्रिंग को और दबा देगा, और अगर आप उसको तेज कर दोगे तो वो स्प्रिंग को रिलैक्स करवा देगा। तो इसका मतलब आपको वो पॉइंट पे रुकना पड़ेगा जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। और ये बात आप अभी नोट्स में लिख लो कि स्प्रिंग्स में मैक्सिमम कंप्रेशन तब होता है जब दोनों डब्बे रिलेटिवली रेस्ट पे रहते हैं और दोनों डब्बे कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होते हैं। ये क्या परमानेंट रहेगा? ऐसा नहीं, ये फॉर एन इंस्टेंट है। दिस इज फॉर एन इंस्टेंट, ये केवल एक इंस्टेंट की बात है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद स्प्रिंग बोलेगी बस बहुत हुआ, अब तू भाग जा। तो स्प्रिंग इसकी स्पीड तेज कर देगी, इसकी स्पीड स्लो कर देगी, और स्प्रिंग वापस से रिलैक्स करना स्टार्ट कर देगी। तो अब देखो, वापस से स्प्रिंग खींचने लगी, फिर वापस से स्प्रिंग खींच के इसको रोक देगी, और स्प्रिंग इसके साथ चली जाएगी कि चल इसको रोक दे, मैं जा रही हूं। क्लैरिटी है कि डायग्राम जिस तरीके से मैंने बनाए ना, ये डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए। आए, स्प्रिंग दबाए और दबाए, कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंचे, या बोल सकते हैं कॉमन वेलोसिटी पे पहुंचे, वो कांस्टेंट नहीं, कॉमन वेलोसिटी पे पहुंचे, मैक्सिमम कंप्रेशन आया और फिर दूर होके हट गए।
तो ये आपका कुल मिला के सिस्टमैटिक डायग्राम है जो आपको ये समझा रहा है हर टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ। अब इस बात को यहां कैसे लगाया जाए। ईच ऑफ द ब्लॉक शोन हैज अ मास 1 kg, दोनों डब्बों को 1 kg का मास दिया गया है। ठीक है भाई, आगे बोलिए। द रियर ब्लॉक मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये डब्बा 2 मीटर पर सेकेंड की रियर वेलोसिटी से आ रहा है टुवर्ड्स द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट, और ये वाला पहले से रेस्ट पे है। ओके, अब द स्प्रिंग अटैच टू द ब्लॉक टू द फ्रंट ऑफ द ब्लॉक इज लाइट एंड हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 50, ये हमें के दे दिया है। आगे पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ, तो आपको इसके बाद का सीधा डायग्राम सोचना है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तब डायग्राम कैसा दिख रहा होगा। तो डायग्राम में स्प्रिंग दबी हुई होगी और दोनों डब्बों की वेलोसिटी कॉमन होगी। और कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें बताया, स्प्रिंग जो भी फोर्स लगाई इंटरनल लगाई, और ऐसे में कभी भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं हुए दोनों डब्बों की बात करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन से वी कॉमन निकाला जा सकता है। तो वी कॉमन हो जाता है m1u1 1 इंटू 2 m2u2 0 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो इसका मतलब इनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। अब ध्यान रखिएगा यहां एनर्जी उड़ी नहीं, यहां एनर्जी उड़ी नहीं। पिछली बार तक यहां पे वो चिपक जाते थे, चिपके रहते थे, तो वहां एनर्जी क्या होती थी, उड़ जाती थी हीट के फॉर्म में। पर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इनफैक्ट ये तो परफेक्टली इलास्टिक है। अब इसमें पूरी एनर्जी रिटर्न होने वाली है, पर हमको यहां रुक जाना है, हमको यही आंसर बताना है। तो हम यहां पर लगाएंगे कि वो सारी एनर्जी अभी गई कहां है, जो जिसको तुम लॉस कहते थे वो गया कहां। कहना सर लॉस कहीं गया नहीं है, लॉस हुआ नहीं है, अभी वो एनर्जी में ठुस गया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिख रही है उनमें एक अंतर दिखेगा, और वो अंतर अभी कहाँ ठुसा हुआ है, उस स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में ठुसा हुआ है। तो आप फाइनल एनर्जी देख लीजिए कितनी है, फाइनल एनर्जी देखिए कितनी है, हाफ। फाइनल मास कितना हो गया 2 किलो, और कॉमन वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, ये आपकी फाइनल एनर्जी है। माइनस इनिशियल कितनी लेके आ रहे थे, इनिशियल 1 वाला आ रहा था और 2 की स्पीड लेके आ रहा था, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल कम आएगा, माइनस में आएगा आंसर, है ना। तो मैं फिर से वही काम करूंगा, इनिशियल को आगे कर दूंगा, तो हाफ 1 इंटू 2 का स्क्वायर, यही गैप है। ये काइनेटिक एनर्जी में अंतर आ गया, ऑफ कोर्स ही बात है, एनर्जी में अंतर आया होगा। और ये गया कहां, ये हीट के फॉर्म में उड़ा नहीं, पिछली बार हीट में उड़ गया था, पर इस बार ये स्टोर हो गया होगा स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ये अभी स्प्रिंग एनर्जी में चला गया होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो COME की फीलिंग आ रही होगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। सही बात है, समझ में आ गया, यस सर, एकदम क्लियर। तो चलो अब जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो 2 ने 2 को मारा, यहाँ कितना बचा 2, इसने 2 को मारा, यहाँ कितना बचा 1। सही है, वहां देखते हैं क्या आया, हाफ। के की वैल्यू मैंने सुना 50 है, एक्स का स्क्वायर हमको निकालना है। तो बेटा 2 - 1 तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 2 चला जाएगा, ये वाला नीचे 50 आ जाएगा। अरे सर एक्स स्क्वायर कितना आ गया, तो एक्स आ गया हमारे पास 2 बटे ये कितना हो गया 25, 1/25, 1/25 का अंडर रूट दैट इज 1/5 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आंसर सेंटीमीटर में हुए, पर आंसर तो मीटर में। तो मीटर में हमको सीधा आंसर मिल गया 1/5 दैट इज 0.2 मीटर्स। आया मजा, क्लैरिटी है, यस सर। सर ये स्प्रिंग कंप्रेशन वाली बात हमने सोची नहीं थी कि हम इसको कोलिजन में समझ लेंगे। तो बेटा कोलिजन में देखो फीलिंग आती है ना, तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ ही रहे हो, एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत बात जानते ही हो, तो क्यों ना स्प्रिंग वाले क्वेश्चन को भी यहाँ चटका लिया जाए। तो ये जितने भी कॉमन वाली वेलोसिटी वाले केस हैं जिनमें आप लोग को दिखती है 2 बॉडीज आके चिपकती हैं और इसमें तो दूर भी भग रही हैं, आपको इनको मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करना होता है। क्लियर एकदम, यस सर। अब बच्चों एक बात बताओ, सच सच बताना कि क्या हमको अब कोलिजन किसी बहुत भारी मास से करना आता है या नहीं आता है। अभी तक तो हमने जितने कोलिजन करे वो कंपेरेबल मास से करें। हाँ मैं समझ रहा हूँ, अभी 50 ग्राम की बुलेट जब 950 से टकराई थी वहां पे भी कंपेरेबल था, पर क्या ऐसा हो सकता है जिसमें हम एक मास को बहुत बड़ा ले लें, हम उसको अनकंपेरेबल ले लें, हम उसको बोले भाई वो तो बहुत ही बड़ा मास है। क्या कोई अगल बगल ऐसा मास है जो कि बहुत बड़ा हो? अरे हमारी पृथ्वी।
तो बहुत बड़े मास की कंडीशन में क्या होता है, खासकर पृथ्वी के केस में क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू कोलिजन विद अ वेरी बिग मास। तो बिग मास का मतलब या तो आप एक बॉल ले और इसको उठा के दीवार पे मारे, तो बॉल ले दीवार पे मारे, तो ये आपका जो कोलिजन हो रहा है ये बिग मास से कोलिजन, ओ भाई ओ मेरी, हाँ बॉल ये कोलिजन, ये मेरा दीवार से कोलिजन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज कोलिजन विद अ बिग मास, या आप इसको जमीन पे मारें तो जमीन पे ही मारेंगे, सो दिस इज ऑल्सो अ कोलिजन विद अ बिग मास। अब बिग मास का कोलिजन में या बिग मास के कोलिजन में क्या अंतर याद रखना है। हमें बात बिल्कुल पता है कि जब ये बॉल नीचे जा रही है तो ये जाके जमीन पे टकरा रही है, जमीन पे टकरा रही है तो फिर एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है और एक फोर्स हमारी जमीन पे नीचे लग रही है, फिर एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं। हमें पता है कि इस फोर्स की वजह से हमारी बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, अकेली बॉल का, और उस फोर्स से अर्थ का भी मोमेंटम हल्का सा चेंज हुआ होगा, और दोनों का मोमेंटम का चेंज भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि फोर्स सेम है, टाइम सेम है, तो आप अर्थ का और अपनी बॉडी का मोमेंटम चेंज सेम रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। देयर विल बी सेम चेंज इन मोमेंटम ऑफ द अर्थ एंड ऑफ द बॉल। तो सर मतलब हम जब बॉल को जमीन पे मार रहे हैं तो जितना मोमेंटम इस बॉल का चेंज हो रहा है उतना अर्थ का भी हो रहा है। हाँ, ये सोचने में अटपटा लगता है, तो देखो उल्टा उल्टा पढ़ो, हमेशा ध्यान रखो फोर्स सेम होती है, फोर्स से टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम चेंज सेम आएगा, और अगर मोमेंटम चेंज सेम आएगा तो क्या वेलोसिटी का भी चेंज सेम आएगा? नहीं, वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा सेम, मोमेंटम का चेंज सेम आया था। अब मोमेंटम का चेंज क्या बनता है, ध्यान से सुनेगा, तो जितना मोमेंटम का चेंज हमारी बॉल का होता है उसी का नेगेटिव का मोमेंटम का चेंज हमारी अर्थ का होता है, तभी तो नेट मोमेंटम चेंज जीरो आएगा, है ना। अब ध्यान रखिएगा, बॉल का मोमेंटम चेंज अर्थ के मोमेंटम चेंज के नेगेटिव के बराबर है, फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब अगर मोमेंटम चेंज सेम आया तो मोमेंटम चेंज बनता है मास इनटू वेलोसिटी के चेंज से, है ना, और यहां भी मास इनटू वेलोसिटी का चेंज, ये अर्थ का। अब देखो मैं क्या कह रहा था, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अर्थ का मास जो है ना, ये जैसे मैं कह रहा था बहुत बड़े मास की, ये वेरी लार्ज है, और अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो क्या वेलोसिटी का चेंज बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? ये बहुत छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको तो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट चाहिए ना, है ना। तो यहां मास ठीक ठीक है तो वेलोसिटी का चेंज ठीक ठीक देखने को मिलेगा, पर यहां मास बहुत बड़ा हो गया तो वेलोसिटी का चेंज बहुत छोटा देखने को मिलेगा। और यही होता है जब भी एक बॉडी एक बड़े मास से टकराती है तो हमेशा दोनों पे फोर्स सेम, मोमेंटम का चेंज प्लस माइनस में अंतर रखिएगा, मोमेंटम के चेंज का मैग्नीट्यूड सेम, फोर्स में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, मोमेंटम में चेंज सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, परंतु मास में अंतर होने की वजह से वेलोसिटी के चेंज में आपको वो अंतर नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा मास है तो उसका मोमेंटम तो उतना ही चेंज होना चाहिए, है ना। अब मोमेंट अर्थ से बोलो मैं ना तेरा मोमेंटम बदल दूंगा 10 से, तो अर्थ कह रही हाँ भाई बदल दे 10 से, पर मेरा मास ध्यान रखियो, मेरा मास है 6 × 10⁻24 kgs। तो इतने बड़े मास में आप क्या अब बोलेंगे कोई वेलोसिटी का चेंज ऑब्जर्वेबल होगा? नहीं। तो हम ऐसे में एक लाइन लिख देते हैं कि द वेलोसिटी चेंज इन द लार्ज मास, जो भी हमारे लार्ज मास होंगे उनमें जो वेलोसिटी का चेंज होगा इज नेग्लेजिबल, वो नेग्लेजिबल होगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है और क्या गलत नहीं बोलना है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं फोर्स सेम नहीं लगी, पहली गई यही गलती हो गई। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, नहीं मोमेंटम चेंज तो बॉल का ज्यादा हुआ, अर्थ का कहाँ मोमेंटम चेंज ज्यादा हुआ। मोमेंटम चेंज सेम है, फोर्स भी सेम है, ऊपर लिख लेते हैं, फोर्स भी सेम है, बस एक्शन रिएक्शन पेयर है इसलिए माइनस का अंतर है। तो जो फोर्स बॉल पे लगी वही फोर्स अर्थ पे लगी, जो मोमेंटम चेंज बॉल का हुआ वही मोमेंटम चेंज अर्थ का हुआ माइनस में, परंतु वेलोसिटी का चेंज अर्थ में कम दिखा क्योंकि उसका मास बड़ा था, क्योंकि मोमेंटम का चेंज दो के प्रोडक्ट से बनता है, एक बढ़ाओगे तो एक घट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये पूरी बात ना ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। इनफैक्ट मैं क्या करूंगा अभी, मैं इस बात को कहीं कोने पे ले जाने वाला हूं, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपको ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ानी है वो समझाने वाला हूं। तो इस पूरी बात को मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और ये पूरा बादल, हाँ बादल,
ये बादल मैं सरका दूंगा, ठीक है, ये पूरा बादल यहाँ लगा दूं यहाँ, ठीक है, याद रखोगे। चलो ये बादल मैंने यहाँ सरका दिया। अब देखते क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसमें। तो सर बचा क्या, अब आपने मना कर दिया कि यार वेलोसिटी का चेंज अर्थ का दिखेगा नहीं यार, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मत लगाना यार, वरना अर्थ के वेलोसिटी में जो छोटा बहुत चेंज आएगा वो तुम लिख नहीं पाओगे। तो सर आपने मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमसे छीन लिया, तो सर बचा क्या। अरे परेशान क्यों हो रहे हो, एक बंदूक तो बाकी है ना। अरे हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है कि मुझको ये ट्यूशन फ्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अभी भी लगूंगा। सो रेस्टिट्यूशन कहता है कि अगर ये बॉल टकराई और कुछ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू हुआ ई, वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो भी रेस्टिट्यूशन का वैल्यू हुआ ई, वो ई का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो चलो, अर्थ टकराने से पहले भी रेस्ट पे रहेगी और टकराने के बाद भी रेस्ट पे रहेगी। नो चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड, नेग्लिजिबल चेंज, है ना। पर बॉल टकराने से पहले कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से u1, और टकराने के बाद कुछ वेलोसिटी होगी v1। बॉल में हमको u1 v1 देखने को मिलेगा। अब हम किसकी इक्वेशन लगाने वाले हैं बच्चों, ई की। तो अगर हम ई की इक्वेशन लगाएं तो ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। यही हमारे पास ई की इक्वेशन। यस सर। अब ध्यान से, u2 इसकी वेलोसिटी है ना, जब 2 सब इसका है, 1 सब इसका है, या 2 अर्थ का मान लो, कोई दिक्कत नहीं मुझको, सब कुछ 2 अर्थ का मान लो। अगर 2 अर्थ का है तो अर्थ की पहले भी वेलोसिटी 0 है और बाद में भी 0 है, तो सारा 2 वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट। केवल v1 और u1 चमकेंगे। अब v1 u1 चमकेंगे, e की वैल्यू अभी डिसाइड नहीं करी है मैंने कितनी है, मैं e के टर्म्स में जनरल आंसर बता रहा हूं। तो माइनस ऑफ, ये क्या बनेगा, माइनस v1, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और नीचे आएगा माइनस u1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u1 इधर फेंक के मारें तो v1 का आंसर आ जाएगा माइनस e टाइम्स u1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है और ये बच्चे अब याद भी कर लेते हैं। कहते हैं आज के बाद कभी भी जमीन से कोई चीज टकराएगी तो अगर वो v1 से u1 से जाएगी तो वो eu1 से आएगी। क्या बोला, u1 से जाएगी तो वो eu1 से आएगी, तो u1 से जाएगी eu1 से आएगी। ये आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। तो कोई भी चीज जब जाती है, टकराती है, तो वो eu से लौटती है। अगर u से गई तो eu से लौटेगी, है ना। ये पहले कोलिजन का केस है। अब मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन आया कि एक बात बताओ, हाइट के साथ क्या हुआ, है ना। तो तुमने अगर h हाइट से छोड़ा था तो बताओ अब कितने हाइट तक रिबाउंड करोगे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो चलो हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। हाइट के लिए हम ये जानते हैं, हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g, है ना। ये हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। अब u²/2g में पहले कितनी वेलोसिटी लेके आ रहे थे, √2gh। तो पहले वाली वेलोसिटी, लेट से पहले वाली हाइट थी हमारी बड़ी h, तो पहले कितनी वेलोसिटी लेके आ रहे थे, √2gh। तो √2gh, लेकिन लौटे कितने, e टाइम्स √2gh। तो स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा e² और √2gh का स्क्वायर हो जाएगा 2gh अपॉन 2g, और 2g फिर से कैंसिल, आंसर देखो e²h। ये आपका दूसरा आंसर। तो अगर कोई पूछे टकरा के कितने से लौटे तो बोलना eu से लौटे, चिढ़ाना है, eu से लौटे। और कोई बोले कितनी हाइट तक लौटे तो बोलना e²h तक लौटे। तो h से गिरोगे तो e²h आओगे, और u से गिरोगे तो eu आओगे। तो वेलोसिटी में e टाइम्स और हाइट में e² टाइम्स। अब अगर मैंने आपको पहला कोलिजन समझा दिया तो क्या आप अगला कोलिजन, उसके अगला कोलिजन, उसके अगला कोलिजन, उसके अगला कोलिजन खुद से सोच सकते हो। हाँ सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलो कोशिश करते हैं ये पता करने की कि अगर मैंने पहले कोलिजन में आपको यहां से छोड़ा h हाइट से, तो अगले कोलिजन में कितनी हाइट तक जाओगे, फिर अगले कोलिजन में कितनी हाइट तक जाओगे, फिर अगले कोलिजन में कितनी हाइट तक, फिर अगले कोलिजन में कितनी हाइट, फिर ये पूरी कहानी सुना सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सुना सकते हैं। तो टप 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 टप, तो एक बार गए छपाक, फिर 2 बार गए छपाक, फिर 3 बार छपाक 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 छपाक, ये पूरा कोलिजन वाली कहानी सुना सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कोलिजन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोलिजन में क्या क्या हुआ। इन फर्स्ट कोलिजन व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि अगर हम h हाइट से आएंगे तो हमारी हाइट फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी आई, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हो रहा है ये सब, फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट कितनी आई, फर्स्ट कोलिजन के बाद e² ऑफ द ओरिजिनल हाइट। और फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी आई,
ई टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। सही, माइनस आया था, वो डायरेक्शन बता रहा था। तो हम लोग को लौटना है तो माइनस में लौटेंगे या प्लस में लौटेंगे, जाएंगे तो माइनस में, लौटेंगे तो प्लस में, इसलिए प्लस माइनस का अंतर आया था। क्या फर्स्ट कोलिजन समझ में आया? चलो सेकंड कोलिजन, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। सेकंड कोलिजन आप बताओ क्या। अब आप लौटोगे, जब आपको फेंका मैंने यहां से छोड़ा आपको, है ना, ये लो, ये बॉल है, यहां से छोड़ा, ये कितने से आए आप? यू से आए, तो कितने से लौटे? ईयू से लौटे। अब कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो ईयू से लौटे, फिर से ईयू से लौटोगे, तो ईयू से गए, अब वापस से पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, तो फिर से ईयू से लौटोगे। तो अगर मैं किसी बॉल को 10 से फेंकता हूं तो वो 10 से ही वापस आती है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो 10 से फेंकूंगा, 10 से वापस आएगी। तो आप कितने से आए? पहले आप आए यू से, टकरा के कितने से गए? ईयू से। तो अब कितने से आओगे? ईयू से, और फिर से इसका ई टाइम्स करूं, अरे, तो अब अगर मैं वापस से पूछूं कि आपकी सेकंड वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर सेकंड कोलिजन, तो आप बोलोगे सर ईयू से आया इस बार, फिर से एक ई लगा दो, तो एक और ई लगाऊंगा तो हो जाएगा ई स्क्वायर यू। और हाइट, सर हाइट देखो सर, पहले आ रहा था एच से, तो हो गई ई स्क्वायर एच। अब आ रहा हूं ई स्क्वायर एच से, तो अब हो जाएगी ई की पावर 4h। क्लियर? क्या अब आप थर्ड कोलिजन खुद ही सोच सकते हो? देखो मैंने 2 तक मदद करी, अब थर्ड कोलिजन तो दोस्त तुमको बताना पड़ेगा। थर्ड कोलिजन सर मैं बताऊंगा, तो बता हाइट कितनी होगी? सर हाइट देखो सर, एच से आए तो ई स्क्वायर गए, ई स्क्वायर एच गए, फिर ई स्क्वायर एच से आए तो ई की पावर 4h गए, अब ई की पावर 4h से आएंगे तो ई की पावर 6h आएगा। 8 मत लगा देना भोंदू, ई की पावर, हर बार ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होता जाएगा। एंड सिमिलरली वेलोसिटी क्या होगी थर्ड कोलिजन के बाद? सर थर्ड कोलिजन के बाद ई क्यूब यू। बिल्कुल सही। तो ये आपके वेलोसिटी का पैटर्न है, ये आपके हाइट का पैटर्न है, जो आप अगली बार से अब ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो दिस इज आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कोलिजन। क्या आप nth कोलिजन का अब आंसर खुद ही सोच सकते हो? यस सर। क्या बनेगा nth कोलिजन का आंसर? सर आफ्टर nth कोलिजन, अगर nth कोलिजन की बात होती है तो nth कोलिजन में सर मैं आंसर बताऊं सर आपको, वेलोसिटी विल बिकम्स ई की पावर एन यू, वेलोसिटी हो जाएगी ई की पावर एन यू, एंड हाइट का आंसर हो जाएगा ई की पावर 2nu। तो हाइट स्क्वायर में चल रही है इसलिए 2nu, और वेलोसिटी हो जाएगी nu। सही है मेरी बात? समझ में आया? अब बच्चों एक बात बताओ, ये इतने सारे टप्पे मारा, तो क्या आप इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं? क्या हम ये पूछ सकते हैं कि बताओ ये कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? चलो एक बार एक कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये एक बढ़िया सवाल बनता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखो डिस्प्लेसमेंट तो बोलना बेवकूफ़ी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, फाइनली तो वो जमीन पे रेस्ट पे ही आएगा, है? हाँ, इनफाइनाइट कोलिजन्स होंगे, इनफाइनाइट कोलिजन्स के बाद वो जमीन पे रेस्ट पे ही आएगा, है ना? और हाइट h से छोड़ा था, तो फाइनल, इनिशियल और फाइनल तो जमीन है, इनिशियल h है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया h। उसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं, डिस्टेंस में दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले कितने से आए? h से, ठीक है, पहले कितने से आए? h। फिर क्या हुआ सर? फिर मैं उचका ई स्क्वायर एच। फिर क्या हुआ सर? फिर मैं उचका ई की पावर 4h। अब गलती हो गई यहाँ, अब भूल गए, आप जाओगे तो आओगे भी तो, है? तो पहले आप h से आए, वो सही था आपका। तो पहला टप्पा आपने कितने पे मारा? पहले बार h आया, ये h डिस्टेंस हुआ। अब क्या हुआ? अब गए ई स्क्वायर एच। गए या लौटे भी? सर लौटे भी ना। तो ई स्क्वायर एच कितनी बार आएगा? 2 बार। हैं जी? अब बताओ e की पावर 4h कितनी बार आएगा? ये भी 2 बार आएगा। e की पावर 4h भी 2 बार आएगा। e की पावर 6h भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। e की पावर 8h भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। और ऐसी आपको इनफाइनाइट की एक सीरीज मिल जाएगी। ये आपके इनफाइनाइट की एक सीरीज है। अब क्या इस इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व किया जा सकता है दोस्त? बिल्कुल किया जा सकता है। आपको लगता है कि आप इसमें 2 लगा देंगे तो आसान हो जाएगा, तो आप यहां पे प्लस माइनस h करके यहां 2 लगा दीजिए, और प्यारा सा एक माइनस h बगल से लिख दीजिए। तो माइनस h अलग रखते हैं, और ये जो पूरी आगे की टर्मोलॉजी है इसको एक सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे 2h कॉमन लूंगा मैं, यहां पे 2h कॉमन लूंगा, तो देखो क्या सीरीज बनेगी, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 है, प्लस देखो है 1, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6,
और ऐसे करते करते इन्फिनिटी की एक सीरीज बनेगी। एक माइनस एच का टर्म अलग से चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस एच प्लस डबल एच। अब बताइए क्या ये टर्म को अपन जोड़ सकते हैं? अरे सर हमने वो पढ़ा है मैथ्स में, क्या कहते हैं उसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड। और इनफाइनाइट सीरीज कैसे जोड़ी जाती है? फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है वन, और कॉमन रेशो क्या है? जो जो मल्टीप्लाई होता चले जाता है वो ई स्क्वायर है। तो इसका मतलब वन माइनस ई स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2h अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर माइनस एच। जिसको आप और सुंदर तरीके से लिखना चाहें तो 2h माइनस लगा के इसको इधर भेज के मारेंगे, h माइनस का और प्लस ई स्क्वायर एच अपॉन, ध्यान से, वन माइनस ई स्क्वायर। h 2h को मार के h बना देगा, एक h कॉमन आ जाएगा तो h कॉमन आके वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर। खत्म हुआ। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस का आंसर है। कभी कभी पेपर में आ गया तो बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे सर ने एक छोटी सी बात हमसे बचा के रखी थी, छुपा के रखी थी। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आंसर है। थोड़ा मेहनती तरीका है पर हाँ ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट तुम्हारे काम आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस का आंसर है। तो पूरी कहानी ग्राउंड से कैसे देखनी होती है, ग्राउंड कोलिजन कैसे पढ़ना होता है, वो पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है, अच्छे से बनी हुई है। अब आप एक सिंपल सा सवाल लगाएंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे, ठीक है? जल्दी से खटाक सीना आंसर देंगे। वीडियो पॉज करिए। पेपर में सच में आसान क्वेश्चन आया था, मैंने तो ज़्यादा बताया है, पर 2023 के पेपर में सच में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से छोड़ा गया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज 0.5, अगर ई की वैल्यू आधी है, 0.5 है, तो आपको बताना है आफ्टर हिटिंग द फ्लोर द बॉल रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ, है, फ्लोर को हिट करने के बाद कितना रिबाउंड करेगी। एक ही कोलिजन की बात हो रही थी, तो एक ही कोलिजन में तो हाइट हो जाती है ई स्क्वायर एच, है ना? फर्स्ट कोलिजन की हाइट ई स्क्वायर एच, ई का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, और एच अगर बगल से लगाऊं 20 मीटर, 20 मीटर से ही छोड़ा था, हाँ 20 से ही छोड़ा था, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। बहुत ही आसान। तो 5 मीटर विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इजी एनफ, क्लियर है? तो तुम्हारा हेड ऑन कोलिजन तुम्हारे सर में पहुंचा, हेड ऑन, सर में ऑन, तो तुम्हारा सर भी ऑन हो जाना चाहिए। तुम्हारा हेड ऑन कोलिजन अब तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाना चाहिए। राइट बच्चों? अब देखो ये तो हो गया हमारा कोलिजन का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हमने केवल ध्यान रखा कि हम बच्चों को हेड ऑन कोलिजन बहुत बढ़िया तरीके से समझा दें। बचता क्या है? बचता है वो वाला, वो टकटक वाला। क्या कर रहे हो सर? टकटक वाला, वो टेढ़े मेढ़े भगने वाला, वो टेढ़े मेढ़े भगने वाला कोलिजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द ऑब्लिक कोलिजन। वो मैं आपको एक और वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो भैया ये वाला वीडियो पूरा देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीट के बच्चों के लिए अनअकैडमी पे मंजिल सीरीज ऑन है, अल्फ़ा बैच चालू हो गया है, अल्फ़ा बैच वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी 11th के बच्चे हैं वो अब अपने 11th के टॉपिक्स दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारी जगह, बहुत सारे कोचिंग्स में अभी ये टॉपिक्स चल रहे हैं। तो बच्चों को दिक्कत आ रही है या वहाँ हो चुके हैं तो ये दिक्कत आ रही है, वो रिक्वेस्ट मेरे पास आई, तो वो रिक्वेस्ट को मैं फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको वो 11th के फिजिक्स के सारे टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो दिक्कत आपको देते आए हैं। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लिखा था सर कोलिजन कोलिजन कोलिजन। अब एक पार्ट में 3 घंटे का लेक्चर बना के तुमको दे दूं तो तुम धुआं हो जाओ कि अरे सर 3 घंटे कहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूँ। एक पार्ट मैंने कोलिजन हेड ऑन का बना दिया है, अब एक पार्ट तैयार रहना ऑब्लिक का आने वाला है। तो जल्दी से हेड ऑन वाला कोलिजन पढ़ लो, ऑब्लिक के लिए तैयार रहो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम तैयार रहेंगे ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड सवाल और ऑब्लिक कोलिजन के रिलेटेड इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।